फिर उसने तुरंत ही अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में जकड़ ली। हमारे हाथ आखिरकार एक दूसरे को पकड़ रहे थे। उसका हाथ नरम और छोटा था, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन मेरी गर्म हथेली में वह जल्दी से गर्म हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने थोड़ा पहल हासिल कर लिया हो। यह एहसास अद्भुत था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। रास्ते भर हम कुछ नहीं बोले। बाद में विश्वविद्यालय जाओगे तो तुम इसे स्कूल चुपके से चला सकते हो, मैंने हंसते हुए कहा। एक जीवैगन तो बहुत चुपचाप नहीं लगती है ना? ये पहले से ही बहुत चुपचाप है, मुकाई ने जैसे यह स्पष्ट हो कि कहा। नहीं तो तुम क्या चलाना चाहते हो? म्यूगिगी का छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर। यह सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तभी मुकाई म्यू परिवार का गैराज बहुत बड़ा था, जिसमें 10 से अधिक लक्जरी कारें खड़ी थीं, और सबसे प्रमुख जगह पर एक नई मर्सिडीज G63 थी। मुकाई ने मुझे खींचकर कार का पीछे का दरवाजा खोला, अंदर बैठने को कहा। मैंने आज्ञाकारी होकर कार में प्रवेश किया। मुकाई भी झुककर अंदर बैठ गई और कार का दरवाजा बंद कर दिया। संकुचित जगह में केवल हमारी सांसों और दिल की धड़कन। मुकाई थोड़ी झुकी, उसके गर्वित कर्व्स और भी मनमोहक लगने लगे। एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि कहां देखूं। इसी समय मैंने अचानक बोला, अभी तक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। मुकाई ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। फिर क्या तुम मुझे ड्राइव करना सिखा सकते हो? मैं आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि क्या मैंने ठीक सुना, वह क्या कह रही थी। मेरी मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति देखकर मुकाई जोर से हंस पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर हल्का सा थपथ पाया। गलत मत समझो, मेरा मतलब है मैं तुम्हें ड्राइव करना सिखाऊंगी, उसने ये कहा, लेकिन उसकी चमकती हुई नमी भरी आंखें और हल्का लाल। मुझे लगता है कि मैं धीमी सीखने वाली हूं। मेरा मुंह थोड़ा सूखा था। कोई बात नहीं, मैं धैर्यवान हूं, मुकाई ने धीरे से कहा। उसकी दृष्टि मेरी आंखों से मेरे होठों तक चली गई। मैं तुम्हें धीरे धीरे गाइड करूंगी, मूल बातें से शुरू करते हुए, जैसे गियर बदलना, गैस पर पैर रखना, ताकि तुम ड्राइविंग का असली आनंद महसूस कर सको। वह बोलते हुए अपने शरीर को अनजाने में। मुकाई के हार्मोन उग्र थे, उसके गाल मनमोहक रूप से लाल थे, उसकी सांस थोड़ी तेज थी, उसकी आंखों पर एक धुंधली परत थी। वह सपने जैसी और आकर्षक लग रही थी। उसने मुझमें सारी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, छोटा भाई म्यूगी, क्या यह ठीक है? यह सवाल विषय या क्रिया के बिना था, लेकिन मैं उसका मतलब तुरंत समझ गया। मैं थोड़ा हिचकिचाया, कल ही मेरी म्यू यू यान। फिर भी मुकाई ने अभूतपूर्व दृढ़ता दिखाई। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें धुंधली थीं, स्पष्ट रूप से सीमा पर। उसने सिर हिलाया, उसकी आवाज इतनी नरम थी कि पानी बन सकती थी। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, फिर तुम मेरी भी मदद कर सकते हो। मैं उलझन में था। मदद? मेरी मदद? इसका क्या मतलब था? अंधे में था तो मुकाई मुस्कुराई। दिन में जब हम गेम खेल रहे थे, मैंने तुम्हारी छोटी आदत देखी। बोलते हुए वह धीरे धीरे झुकी, उसकी स्कर्ट ऊपर उठ गई, एक सफेद जांग का हिस्सा दिख गया। कार में बहुत गर्मी थी, गर्मी तीव्र थी। मैं शायद भ्रमित हूं, इन चमड़े के जूतों को पहनकर मैं पसीना आ रही हूं। मुझे सैंडल पहनने चाहिए थे। उसने अपने चमड़े के जूते खोलने के लिए मोजे उतारने के बाद उसके नंगे पैर पूरी तरह मेरी आंखों के सामने थे। उसके नाजुक और प्यारे पैर परफेक्ट थे, उसकी उंगलियां गोल और प्यारी थीं। मेरी नजरें पूरी तरह से आकर्षित हो गईं, और मेरा गला और भी सूखा महसूस हुआ। मेरी कोई शौक नहीं है, बस बास्केटबॉल खेलना और पढ़ना, बस इतना ही। मुकाई ने मेरी नजर देखी, कहीं फंसने वाली थी, और हंस पड़ी। उसने अपनी तर्जनी, शरारती छोटे भाई म्यूगी, तुमने झूठ बोलना सीख लिया है। उसकी आवाज हड्डियों तक नरम थी, हर शब्द पंख की तरह था, मेरे दिल को धीरे से छूता था। मेरी असली भावना प्रकट हुई, मेरा चेहरा लाल हो गया, शर्मिंदगी और असहाय महसूस हुआ। मैं केवल समर्पण कर सकता था। बहन केई, तुम वाकई कमाल की हो, तुमने मुझे पूरी तरह समझ लिया। जाहिर है मुकाई बहुत घमंडी थी। उसने धीरे से अपने चमकते हुए नंगे पैरों को चमड़े की सीट पर रखा, उसकी उंगलियां खेल खेल में मुड़ी हुई थी। मुझे याद है आज दोपहर जब हम लिविंग रूम में ऑफ ग्लोरी खेल रहे थे, तुमने अपने पैरों से मेरे साथ लड़ाई की थी। मेरा पैर तुम्हारे से ज्यादा लचीला है। तुम उस मैच में बुरी तरह हारे थे। मेरे पूरे शरीर का रक्त एक जगह इकट्ठा हो गया। मैं अब और सहन नहीं कर। उसकी धुंधली आंखों में देखते हुए मैंने खराश भरे स्वर में कहा, क्या हम कार के दरवाजे बंद कर दें? मुकाई की आंखें तुरंत चमक उठीं, एक विजी मुस्कान दिखी, और उसने जल्दी से केंद्रीय लॉकिंग बटन दबाया। क्लिक की आवाज के साथ सभी कार के दरवाजे बंद हो गए। उसने एक और बटन दबाया, और खिड़की का टींट धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा। एक प्राइवेसी फिल्म बन गई। तुरंत बाद कोई नहीं जानता कि हम
कुछ गलत कर रहे हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सीधे अपना हाथ बढ़ाया, मुकाई की गर्दन के चारों ओर बांध लपेटी, उसे अपनी ओर खींचा और फिर लालची तरीके से उसे चूमा। इस बार मैंने पहल की। मैं अब निष्क्रिय शर्मिला किशोर नहीं था। संकुचित जगह में तापमान बढ़ गया। खिड़की के बाहर चांदनी और स्ट्रीट लाइट्स अंदर की प्रेमपूर्ण स्थिति को देख नहीं सकते। 1 घंटे बाद मैं पहले कार से बाहर निकला, फिर मुकाई की मदद से बाहर आया। वे 1 घंटे से टहल रहे थे। अगर वे वापस नहीं गए तो परिवार शक करने लगेगा। मुकाई के पैर बहुत थके हुए और कमजोर थे। उसे थोड़ा ऐंठन भी थी। लगभग स्थिर खड़े नहीं हो पा रही थी। उसका पूरा शरीर मुझसे टिका था। मेरे मजबूत बाएं हाथ द्वारा सहारा मिला था। वह मुश्किल से स्थिर। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, मैंने अपने हाथों में मुकाई को देखा। रोशनी में उसके गाल सेब जितने लाल थे। उसकी नजर अभी भी थोड़ी अस्पष्ट थी। उसका भाव अपराधबोध और संतोष का मिश्रण था। बहन काई, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी कुछ गलत किया हो। मैं बोलना भी नहीं समाप्त कर पाया था कि मुकाई ने अपनी तर्जनी उंगली मेरे होठों पर रखा। उसकी आवाज। दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए, फिर दरवाजा धकेलकर लिविंग रूम में घुसे। लिविंग रूम उज्ज्वल था। पूरा परिवार वहां था, जिसमें मुयांग ख्वान और बाओझू भी थे, जो अभी अभी नीचे आए थे। जब सबने दोबारा लौटते हुए देखा, सभी की नजरें उन पर टिक गईं। मुकेई और मैंने बहुत स्वाभाविक अभिनय किया, फिर सोफे पर जाकर बैठे जैसे हम बस एक सामान्य सैर पर गए हों। दोनों ने सहज बातचीत भी की, स्कूल में मजेदार बातों पर चर्चा की। उनका रिश्ता पहले से भी अधिक घनिष्ठ और मजबूत लग रहा था। दोपहर में हुई अनपेक्षित चुंबन के बीच कोई अजीबपन नहीं था। इस दृश्य ने लिविंग रूम में दूसरों को थोड़ा भ्रमित कर दिया, खासकर मुजीजी। उसने भौहें तानी, मेरी और मुकाई की ओर तीव्र दृष्टि डाली। क्या चल रहा है? क्या इन दोनों के बीच अजीबपन नहीं होना असंभव? मुजीजी इसे यकीन नहीं कर पा रहा था। इन दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। और बाओझू भी संदेह से भर गए थे। उन्होंने सोचा था कि दोनों बच्चे के बीच कुछ अजीबपन होगा और उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे ज्यादा सोच रहे थे। इस समय मुयेन ने फल के थाली से 2 पहले से कटे सेब के टुकड़े निकाले और उन्हें दिया। लो, ताजे कटे हैं, बहुत मीठे हैं। मुकेई ने स्वाभाविक रूप से एक टुकड़ा लिया, काटा और मुयान ने यह अजीब समझा और पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे? यह सुनकर मुकाई ने भी सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मुस्कान थी। मैंने तुरंत कहा, मैं खा रहा हूं, मैं क्यों नहीं? बोलते हुए मैंने सेब को मुंह तक लाकर बड़ा काटा। यह वाकई अच्छा है। मैंने कुछ बार चबाया और खत्म करने के बाद अपनी उंगलियों को भी चाट लिया। मुकाई ने यह देखकर अपना सिर। बाओजू ने उन्हें हाथ हिलाकर बुलाया, दोपहर की स्थिति के बारे में पूछना चाहता था। इसे देखकर मुकाई ने सिर हिलाया। माँ, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदलने जा रही हूँ। बाहर 30 डिग्री से ऊपर है। टहलने से मैं पूरी तरह पसीने में भीग गई हूँ। मैं भी उठ गया, मैं भी बहुत चिपचिपा और असहज। कहकर दोनों एक के बाद एक ऊपर चले गए। मुकाई जल्दी से अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद। फिर वह दरवाजे से टिकी, टॉयलेट की ढक्कन पर बैठी और लंबी राहत की सांस ली। फिर उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके होंठ थोड़े फुले हुए थे। उसका पूरा अस्तित्व एक मोहक आकर्षण से भरपूर था। उसने कार में अभी जो कुछ हुआ था उसे याद किया। अभी अभी उतारे गए सफेद मोजे को पकड़े हुए बार बार सोचती रही, वह जो जैसे कोई उसका साया हो। उसने मोजे अपनी नाक तक उठाए और धीरे धीरे सूंघा। फिर उसने फैसला किया कि ये मोजे कपड़े धोने की टोकरी में नहीं फेंकेगी, बल्कि हैंगर खोजकर सावधानी से मोजे टांग दिए छुपे हुए कोने में। अब से ये मोजे सम्मान के साथ रखे जाएंगे, इनका एक महत्वपूर्ण उपयोग था। फिर मुकाई ने एक बोतल मिनरल वाटर ली मुंह धोने के लिए, लेकिन फिर मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी मेज पर बैठ गया। मेरा दाहिना हाथ रोशनी में पारदर्शी और चमकदार लग रहा था। अभी अभी एक रसदार सेब का टुकड़ा पकड़ा था, इसलिए हाथ पर कुछ रस अभी भी था। मुझे मिठाइयाँ खाना पसंद है। मैं आमतौर पर दूध की चाय पीता हूँ और फल खाता हूँ। मैंने अनजाने में अपनी दाहिनी उंगली को वापस मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी प्यास लगी। मेरा मुंह और जीभ थोड़ी थकी हुई थी, शायद अभी अभी लंबा चलने से मैं बहुत थका हुआ था। मैंने एक अनोपन की हुई मिनरल वाटर की बोतल ली, ढक्कन घुमाया, लेकिन तुरंत नहीं पी। इसके बजाय मैंने पहले बड़ी घूंट ली और कुल्ला किया। यह सब करने के बाद मैंने सिर पीछे झुकाया और बची हुई आधे से ज्यादा मिनरल वाटर पी ली। पानी पीने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर की गर्मी थोड़ी कम हो गई है। फिर मैं फिर से नीचे चला गया। संयोग से जैसे ही मैं सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचा, मुकाई का बर्फ का कमरा भी खुल गया। हमारी नजरें हॉलवे में मिली। अब पहले जैसी अजीबता नहीं थी,
बल्कि एक अनोखी समझ। चौथी बहन मुयेंग के साथ होना सीधे था, लेकिन छठी बहन मुकाई के साथ होना अप्रत्यक्ष था। एक लड़की को देखना जो बाहर से ठंडी है लेकिन अंदर से गर्म, धीरे धीरे मेरे सामने पिघल रही है, अपनी सबसे जुनूनी तरफ दिखा रही है। उस विपरीत भाव से आने वाला रोमांच और एक उच्च आईक्यू वाली महिला को जीतने का एहसास, मुझे, एक जवान आदमी को जो ऊर्जा से भरा है। मुगे केई, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अध्ययन कक्ष में जाओ, तुम्हारे पिता और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ रहे हैं। मुगे और मैंने एक दूसरे को देखा। हम दोनों पहले से समझ गए थे। दोनों अपने माता पिता के साथ दूसरे मंजिल के अध्ययन कक्ष में गए। इस समय मुया ख्वान एक बड़े डेस्क के पीछे गंभीर भाव से बैठे थे। उन्होंने डेस्क के सामने दो कुर्सियों की ओर इशारा। बैठो, आज दोपहर जो हुआ, मैं चाहता हूं तुम दोनों खुद इसके बारे में अपनी राय दो। बावजू ने भी जोड़ा कि मुझे पता है कि तुम्हें अंदर से असहज महसूस हो रहा होगा। ऐसी चीज होने पर हमारी बेटी हमेशा नुकसान में होती है। वह अपने वाक्य खत्म कर पाती इससे पहले म्यू केई ने एक भ्रमित नजर के साथ बीच में टोक दिया। दोपहर, आज दोपहर क्या हुआ? उसने अपनी साफ आंखें झपकाईं, निर्दोष होने का नाटक किया। बावजू और मुयांग ख्वान दोनों स्तब्ध रह गए। उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अप्रत्याशित थी। वास्तव में म्यूकेई को यह बड़ा मामला नहीं लगा। वह तो बस एक आकस्मिक चुंबन था, है ना? कार में जो अभी हुआ वह तो बस बच्चों का खेल था, जैसे प्रीस्कूल के बच्चे घर खेलते हैं। अभी अभी उनके होंठ लगभग कच्चे पड़ गए थे और उन्होंने चुंबन से 10,000 गुना अधिक अंतरंग काम किए थे। इसलिए अब उस आकस्मिक चुंबन पर चर्चा करना उसे बस थोड़ा मजाकिया लगा। बावजू ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो सच में ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ भूल गया हो, और वह और भी हैरान हो गई। उसने एक चेतावनी के साथ पूछा, यह तुम्हारे और भाई म्यू के बीच क्या तुम उस आकस्मिक चुंबन की बात कर रही हो? मुझे लगा था कि यह कुछ गंभीर है। पिताजी, माँ, तुम दोनों ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो। वह कुछ भी नहीं था। भाई म्यूगी और मैं दोनों इतने संकुचित नहीं है। इसके अलावा उस समय अगर भाई म्यूगी की तेजी से प्रतिक्रिया नहीं होती तो मैं जरूर जमीन पर गिर जाती और मेरा चेहरा खरोंच जाता। इसकी तुलना में मुझे उसका धन्यवाद कर, उसने यह कहा और फिर विषय बदल दिया। उसके चेहरे पर असंतोष की स्पष्ट झलक थी। बात करें तो यह सब मुजीजी की गलती है। उसके पास खुद की क्षमता नहीं है, फिर भी वह दिखावा करता है और अंत में वह संभाल नहीं पाया। फिर उसने पलटा और समूह चैट में बकवास की, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अपनी बेटी को मुजीजी की इतनी खुली आलोचना करते देख बोजा का चेहरा बदल गया। कि चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हारा छोटा भाई है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वह बचपन से बाहर परेशान रहता है। कई चीजें उसे समझ में नहीं आती। एक बड़ी बहन के रूप में तुम्हें उसके प्रति थोड़ा अधिक उदार होना चाहिए। मैं गलत नहीं हूं। शुरू से ही यह उसकी समस्या थी। मुकाई की जिद भड़क गई जो वह सहन नहीं कर सकती थी। वह उसकी मां की बिना शर्त पसंद थी। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो उसे स्वीकार करना होगा। यह सबसे बुनियादी सिद्धांत है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि वह मेरा भाई है या नहीं। मां और बेटी के बीच बहस होने लगी तो मैंने सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अंकल, आंटी, यह मामला उस समय की स्थिति बहुत आपातकालीन थी। मैं सिर्फ बहन के आई को पकड़ने के बारे में सोच रहा था। मैंने ठीक से नहीं सोचा जिससे ऐसी दुर्घटना हुई। छठी बहन ने कहा कि वह मेरी रक्षा कर रही थी। अगर किसी को दोष देना हो तो मुझे दो। मेरी ये बातें मेरे माता पिता के लिए एक रास्ता थी और साथ ही म्यू के आई की भी रक्षा कर रही थी। अध्ययन कक्ष का माहौल अंततः थोड़ा शांत, लेकिन उसने सोचा कि यह पालन पोषण से जुड़ा है और अगर वह भविष्य में मुजीजी को मेरी तरह पालता है तो वह उसे भी उत्कृष्ट बना सकता है। फिर उसने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, क्योंकि तुम दोनों इसमें शामिल हो और कोई आपत्ति नहीं है तो इस मामले को यहां खत्म माना जाएगा। भविष्य में तुम्हें घर के नियमों का पालन करना होगा। यह मामला समाप्त माना जाएगा। बातचीत खत्म होने के बाद बावजू उठकर अध्ययन कक्ष से बाहर चली गई। जब वह मेरे पास से गुजरी तो वह एक पल रुकी और जटिल भाव से मुझे देखा। मुगी, तुम एक अच्छे बच्चे हो, बावजू ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक भावना झलक रही थी जिसे मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जब से मुजीजी वापस आया है, मेरी मां का मेरे प्रति सतह पर वह अभी भी मेरी परवाह करती है जैसे पहले करती थी। मुझसे प्यार से पूछती है, लेकिन मां का वह सच्चा मातृत्व जो दिल से आता है और जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, लगता है कि उसमें कुछ कमी है। साथ ही एक अतिरिक्त शिष्टता और थोड़ी दूरी भी है। वास्तव में मैं समझ सकता था। आखिरकार महिलाएं भावनात्मक प्राणी होती हैं।
यह पता चलना कि जो बेटे को उसने 18 सालों तक बड़ी मेहनत से पाला था वह उसका जैविक बेटा नहीं था। ये कहना कि उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है असंभव होगा, खासकर जब उसका जैविक बेटा वापस आ गया। उस तुलना और दिल में अपराधबोध के कारण जब वह मुझसे मिलती है तो उसकी भावनाएं और जटिल हो जाती हैं तुलना में। वैसे भी मैं मुजीजी के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। वह आदमी मच्छर की तरह है, हमेशा मुझे छेड़ता रहता है। यह बहुत परेशान करता है। बाहर जाना सभी के लिए अच्छा होगा। मुकेई और मैं साथ में अध्ययन कक्ष से बाहर निकले। हमने एक दूसरे को देखा और आंखों में एक तरह की हार देखी। हम लिविंग रूम में वापस नहीं गए बल्कि अपने अपने कमरों में चले गए। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद किया तो मैं बिस्तर पर गिर गया। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आज का दिन वाकई बहुत उत्तेजक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। तो मेरा नर्वस सिस्टम पूरे दिन उच्च तनाव में था। इसी बीच मुजीजी के कमरे में उसका चेहरा लाल था जब उसने जोर से एक चीनी कप को जमीन पर फेंका। उसने अभी सुना था कि जब मैं और मुकेई अध्ययन कक्ष से निकले तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें कोई डांट भी नहीं लगाई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो परिवार जैसे बड़े परिवार में जो पारिवारिक शिष्टाचार। इसके अलावा जो मुजीजी और भी ज्यादा समझ नहीं पा रहा था वह यह था कि जब आई और मुकाई टहल कर लौटे तो उनका रिश्ता पहले से भी बेहतर लग रहा था। पूरी तरह घनिष्ठ क्या हो सकता है कि वह अनपेक्षित चुंबन वास्तव में उनके बीच भावनाएं जगा गया हो। जितना ज्यादा मुजीजी सोचता उतना ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता। उसने सोचा था कि उसकी चाल भले ही मुझे बाहर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यह उनके लिए उत्प्रेरक बन गया। मुगीगी ने अपना दांत पीसा और नाम कहा। उसकी आंखों में जहरीली नफरत और ईर्ष्या थी। वह समझ नहीं पा रहा था। वह परिवार का आधिकारिक युवा स्वामी था, अपने माता पिता का जैविक बेटा, अपनी बहनों का जैविक भाई। फिर भी सब उसे एक नकली के रूप में क्यों बचा रहे थे? सिर्फ इसलिए कि वह दिखावा। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही इस घर में मेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा, एक ऐसा तरीका जिससे मुझी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि सभी उसे घृणा करें। मुझे अकेले ये नहीं कर सकता। आज की घटना के बाद मेरी बहनों को अब मुझसे समस्या होगी। वे सब मुझसे सावधान हैं। मुझे एक साथी चाहिए, कोई ऐसा जो इस घर में भी। मुजीजी के मुंह के कोने धीरे धीरे मुस्कान की ओर मुड़े। फिर उसने अपना फोन निकाला, यान हुआगांग का संपर्क ढूंढा और संदेश लिखना शुरू किया। देवर, क्या तुम सो रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? ये बहुत जरूरी है। फोन पर बात करना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हारा इंतजार पिछवाड़े के पवेलियन में करूंगा। संदेश भेजने के बाद मुझी रात काफी देर हो चुकी थी और परिवार के हवेली का पिछवाड़ा सुनसान था। मुगीगी अकेले पवेलियन में बैठा था, सिगरेट जलाते हुए, और धुएं के बीच उसका चेहरा विशेष रूप से उदास लग रहा था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति दूर से जल्दी जल्दी आया। जैसे ही यान हुआगांग पवेलियन में पहुंचा उसने पूछा। वह थोड़ा तनाव में और बेचैन लग रहा था। गीगी, इतनी देर रात को मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या इतना जरूरी है? इस समय मुगीगी ने धुएं का एक गुबार फेंका, फिर आराम से कहा, देवर घबराओ मत, बैठो। देवर, मुझे पता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें सहयोग। यान हुआगांग और भी ज्यादा हैरान हुआ। मुगीगी ने हंसते हुए अपने हाथ में सिगरेट का नशा पत्थर पर बुझाया। देवर, क्या तुम्हें पता है मेरे माता पिता मेरे लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं? वे मेरा राष्ट्रीयता नाइजीरियाई बदलने की योजना बना रहे हैं क्या? यान हुआगांग चौंक गया। अफ्रीका सही? मुगीगी के चेहरे पर गर्व का भाव आया। काले व्यक्ति की राष्ट्रीयता से? मैं तुम्हें वहां की परीक्षाओं के बारे में पता नहीं होगा। हमारी तकनीकी स्तर पूरी तरह से प्रणाली को चकरा देती है। धोखा देना भी पकड़ा नहीं जाता। यह इल्स टोफल से संघर्ष करने और विदेश में पढ़ाई के लिए भारी रकम खर्च करने से बहुत आसान है। इसके अलावा मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं उनसे बहुत दूर जाऊं। आखिरकार मैं 18 सालों से बाहर भटक रहा हूं। मुजीजी यान हुआगांग का दिमाग घूम रहा था। उसने तुरंत म्यू परिवार की मंशाओं को समझ लिया। यह चाल वाकई शानदार थी। न केवल यह मुजीजी को आसानी से एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की डिग्री लेने में मदद कर सकती थी, बल्कि उसे उनके पास भी रख सकती थी। ऐसा लगता था कि मुयांग ख्वान और बाओजू वाकई इस लंबे खोए हुए जैविक बेटे को पालने की योजना बना रहे थे। इस समय मुजीजी ने बोल, इसलिए म्यू परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी निश्चित रूप से मेरे और सबसे बड़ी बहन मुयुलू के बीच चुना जाएगा। तुम्हारी बात करें तो तुम पूरी तरह से बाहर हो। यान हुआगांग के दिल में तुरंत तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या मुयांग ख्वान और बाओजू वास्तव में इस बदमाश बेटे को इतना महत्व देते हैं? वह जानता था कि भविष्य में मुगीगी मुयुलू के लिए
उत्तराधिकारी के पद के लिए। उत्तराधिकारी यानी म्यू परिवार का उत्तराधिकारी, जो जियांगचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। मैं एक ऐसा दामाद हूं जो म्यू परिवार में कुत्ते की तरह रहता है, लेकिन मुजीजी, ये बदमाश, अभी अभी वापस आया और तुरंत राजकुमार का उम्मीदवार बन गया। यान हुआगांग मुजीजी की किस्मत से जल रहा था, और मुझसे भी। जब उसे पता चला कि मैं नकली युवा स्वामी हूं, तो उसका मेरे प्रति रवैया पूरी यह सामान्य भाई बहन का प्यार था। लेकिन अब बिना रक्त संबंध के ये सुंदर जेठ जैसी बहनें मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं रेशमी धागों में बंध गया हूं। खाने की मेज पर म्यूकेई और म्यूकेचिन मेरे लिए खाना परोसते हुए लड़ाई कर रही थी, जिसने उसके दिल को और भी गहरा चुभाया। क्यों, जब हम दोनों पुरुष हैं, मेरा क्या, दूसरों की बहनें मुझे लिपटती हैं। उसकी अपनी पत्नी मु युलू उसे हवा समझती है। वे 3 साल से शादीशुदा हैं और अभी भी अलग अलग कमरे में सोते हैं। मु युलू उसे छूने तक नहीं देती। एक बार उसने गलती से उसे अपने कमरे में बदलते हुए पकड़ लिया। वह कुछ भी स्पष्ट देख पाता इससे पहले वह दौड़ी और उसे जोर से थप्पड़ मारा। निकल जाओ। उस समय मुयुलू की ठंडी और घृणित नजर ऐसी थी जिसे यान हुआगांग जी। यह सोचकर यान हुआगांग की मुठ्ठियां उसकी बाजू की आस्तीन में चुपचाप बंद हो गईं। यान हुआगांग के चुप रहने पर मुजीजी ने जल्दी से शांति का प्रस्ताव दिया। तो देवर, हम सहयोग कर सकते हैं। मैं तुम्हारे महत्वाकांक्षा को जानता हूं और मैं तुम्हारी म्यू परिवार में स्थिति को भी जानता हूं। सच कहूं तो चौथी बहन के भविष्य के पति भी जियांगचेंग के जिया परिवार के जियाजाई हैं। दिल धड़क उठा। जियाजाई भी हिस्सा ले रहा है। उसे लगा जैसे उसके सामने सत्ता का शॉर्टकट आ गया हो। एक तरफ म्यू युलू द्वारा लगातार कुचले जाने और बिना अंक के काम करने वाला बैल बना रहेगा, दूसरी तरफ राजकुमार का समर्थन करेगा और संस्थापक नायक बनेगा। ये चुनाव बिना किसी झिझक के था। यान हुआगांग लगभग चिल्लाया, मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं। बहुत अच्छा, मुजीजी संतुष्ट मुस्कुराया। लेकिन देवर, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरा विरोधी तुम्हारी पत्नी सबसे बड़ी बहन मु युलू है। मैं समझ गया। यान हुआगांग की आंखें क्रूर हो गईं। उसने कभी मुझे अपना पति नहीं माना। मैं कंपनी में उसका काम संभालता हूं, हर दिन कुत्ते की तरह व्यस्त रहता हूं, लेकिन उसने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। महत्वपूर्ण दस्ता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ एक उच्च स्तरीय सहायक हूं जिसे वह रखती है। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूं। यह वही रवैया था जिसकी मुगीगी को उससे जरूरत थी। दोनों आधिकारिक रूप से गठबंधन में थे। बहुत अच्छा, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर एल्ला की बहन से प्रतिस्पर्धा करने से पहले एक शर्त है, वह है हमें अपने कंधे की कांटा मुगी को हटाना होगा जब तक वह इस। वागांग ने सहमति में सिर हिलाया। तुम क्या करना चाहते हो? मुजीजी ने उसके कान में झुककर कहा। तुम सबसे बड़ी बहन के कुछ अंडरवियर या पैंटी उसके कमरे में रख दो, फिर मौका देखकर सबसे बड़ी बहन को बता देना। कहना कि तुमने मुझी को उसकी चीजें चोरी करते हुए देखा है। जब हम उसे करते हुए पकड़ेंगे तो सबसे बड़ी बहन गुस्सा होगी और निश्चित रूप से। यह योजना सुनकर यान हुआगांग तुरंत परेशान दिखा। बिना युलू की अनुमति के मैं उसके कमरे में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यह तुम्हारा काम है और तुम्हारा वफादारी का वचन भी। मुजीजी का चेहरा ठंडा हो गया। मैं खुद क्यों नहीं जाऊं? दोपहर जो हुआ उसकी वजह से मेरी बहनों को मुझ पर शक है। अब वे मेरी हर हरकत को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, इसलिए ये कोई ऐसा होना चाहिए जो सचमुच ईमानदार दिखे, जिसे ये करने की संभावना सबसे कम हो, ताकि वे विश्वास करें। तुम्हें खुद सोचना होगा। ये कहते हुए मुजीजी उठ खड़ा हुआ और यान हुआगांग के कंधे पर थपथ पाया। अगर यह सफल रहा तो तुम में। यह कहकर मुजीजी ने उसे फिर नहीं देखा और रात में गायब हो गया। यान हुआगांग अकेले पत्थर की बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। 3 साल शादीशुदा वह दरवाजा उसके लिए शाही महल की तुलना में भी कठिन था। म्यू युलू के अंडरवियर तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा था। अब क्या करूं? इस एक बार के अवसर को छोड़ दूं नहीं। यान हुआगांग के दिमाग में म्यूलू का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा और मेरे चारों ओर बहनों का दृश्य आया। एक पल में यान हुआगांग के सीने में अपमान और ईर्ष्या की आग फिर से भड़क उठी। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे पुरुषों से ऊपर एक पुरुष बनना होगा। मुझे इस उच्च और दयालु रानी म्यूलू को अपने नीचे कुचलना होगा। लेकिन मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता। तो मैं उसकी चीजें कैसे उसके कमरे से नहीं ले सकता? इसका मतलब यह नहीं कि मैं कहीं और से नहीं ले सकता। कपड़े धोने होते हैं, धोने के बाद उन्हें सुखाना होता है। म्यू परिवार की बालकनी इतनी बड़ी है जहां कई कपड़े सुखाने के लिए लटके होते हैं। मुझे बस इंतजार करना होगा जब तक म्यू युलू अपने धोए हुए कपड़े बालकनी पर लटकाने नहीं जाएगी और मैं चुपके से एक चुरा लूं, फिर बिना किसी। हाँ, ऐसा ही करते हैं। यान हुआगांग का मूड तुरंत उत्साहित हो गया
उसने अपना उज्जवल भविष्य देखा, मैं एक मुख्य सदस्य बनूंगा, और जब मुझी जी, यह असली युवा स्वामी, सफलतापूर्वक उत्तराधिकारी बन जाएगा, तो मैं नई राजवंश का नंबर 1 नायक बनूंगा। उस समय मुयुलु, यह हटाई गई रानी, क्या वह मेरी दया पर नहीं होगी? वह मेरी आज्ञाकारी छोटी पत्नी बन जाएगी, हर दिन मेरा बिस्त। हे, यान हुआगांग ने सोचा। उसका मुंह एक मुस्कान में बदलने वाला था, वह लगभग लार टपकाने वाला था। वह इतना उत्साहित था कि पूरी रात सो नहीं पाया। अगला दिन सप्ताहांत था। मैं ठीक 8 बजे उठा, अपने व्यस्त दिन की शुरुआत के लिए तैयार। जैसे ही मैं अपना चेहरा धोकर नीचे आया, म्यूलू ने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से मुझे हाथ हिलाकर बुलाने लगी, भाई मुगे, तुम जाग गए, जल्दी आओ और नाश्ता करो। खाने के बाद चलो बाहर जाकर साथ में व्यायाम करते हैं। कल मैंने सुना कि तुम उनके साथ जिम गए थे। मैंने उसे देखा। यान हुआगांग की चुपके वाली नजर के विपरीत मेरे दिल में कोई अपित्र विचार नहीं था, इसलिए मेरी नजर सीधे और सम्मानित थी। मेरी नजर उसके जोड़े हुए जेट जैसे पैरों और पट्टियों वाले हाई हील्स पर पड़ी, जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाया कि उस पट्टे को खुद खोलूं, उसके हाई हील्स उतारूं और फिर उस परफेक्ट कला को अपने हाथों में लेकर प्रशंसा करूं। यान हुआगांग, क्यों तुम बदमाश खुलेआम देख सकते हो, जबकि मैं आधिकारिक पति चोरी छिपे चोर की तरह नजरें फेरता हूं। उसकी ईर्ष्या की आग और तेज हो गई और उसने मुझे तबाह करने का दृढ़ निश्चय किया। इस समय मैंने अपनी नजर वापस खींच ली और मुस्कुराते हुए पूछा, सबसे बड़ी बहन, यह पोशाक व्यायाम के लिए उपयुक्त नहीं लगती है ना? जब म्यूलू ने यह सुना तो उसके चेहरे पर फिर हल्की शर्मिंदगी छाई। उसने अपना चाकू और कांटा नीचे रखा और हल्की फुसफुसाहट में कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे डर था कि तुम सो जाओगे या सोचोगे कि मैं बूढ़ी हूं और मुझे नहीं लेना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ चलने को राजी हो तो मैं तुरंत स्नीकर्स और स्वेटपैंट पहनने बदल जाऊंगी। मैंने उसकी अभिव्यक्ति देखी और मन में, तो चलो बाइक चलाते हैं जब तक तुम राजी हो, लेकिन सबसे बड़ी बहन, तुम्हें मेरी गति के साथ चलना होगा। भाई मुगी, तुम मेरी उपेक्षा करते हो। म्यूलू ने गुस्से का नाटक किया, अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और शरारती तरीके से मेरी कान पकड़ लिया। अगर मैं साथ नहीं दे सकी तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए दया मांगी, फिर अपना सिर नीचे किया और अपनी प्लेट में नाश्ता जल्दी खत्म करना शुरू किया। यान हुआगांग उनके सामने बैठा था। इस दृश्य को देखकर पूरी तरह तब था। म्यूलू के दिल से आई मुस्कान, उसकी शरारती आवाज, उसका मुंह बनाना, ये सब 3 साल की शादी में उसने कभी नहीं देखा था। उसके लिए वह हमेशा ठंडी, उदासीन और अधीर रही। क्यों? यान हुआगांग ने महसूस किया कि उसका दिल सदियों पुरानी खट्टी सिरके की टंकी में भीगा हुआ है, इतनी खट्टी की कड़वी, इतनी कड़वी की तीखी। नाश्ता खत्म करने के बाद म्यूलू ने मेरा कंधा थपथपाया, चलो भाई मुगी, आज तुम मुझे किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो? मैंने पहले से एक मार्ग तय किया था। खैर, बस नदी के किनारे साइकिल चलाओ, यह लगभग 10 किलोमीटर का। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। हम दोनों अपनी साइकिल पर चढ़े और आज का व्यायाम शुरू किया। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने बहुत तेज पेडल नहीं मारा, मैंने जानबूझकर गति नियंत्रित की, हमेशा म्यूलू के साथ समानांतर स्थिति बनाए रखी। नदी की हवा बहुत सुखद थी, हमारे चेहरों पर ठंडी बूंदें फूंक रही थी। म्यूलू को लगा कि उसने इतने लंबे समय में पहली बार इतना आराम महसूस किया। उसे कंपनी की परेशान रिपोर्टों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, न ही नकली व्यापारिक भागीदारों से निपटना था। उसके बगल में केवल वह किशोर था जो उसे सुखद और खुश महसूस कराता था। आधे घंटे बाद हम 5 किलोमीटर के अंत बिंदु पर पहुंचे। यह नदी के किनारे का पार्क था। हम दो इस समय म्यूलू अपने हाथ से पंखा कर रही थी और भारी सांस ले रही थी। फोप, मैं थक गई हूं सबसे बड़ी बहन, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की। म्यूलू ने खुशी से कहा, जाहिर है, मुझे कम मत समझो। म्यूलू के शरीर से व्यायाम के कारण एक बहुत ही सुखद खुशबू आ रही थी, हल्की और सुगंधित, बारिश के बाद के बगीचे की खुशबू जैसी। क्या सुंदर महिलाओं के पसीने में भी खुशबू होती है? मैंने अनजाने में खुद को सूंघा, पहले से ही हल्की पसीने की खुशबू थी। मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ी बहन को यह नापसंद होगा। मैं धीरे धीरे थोड़ा साइड में हटा। हम दोनों लगभग 10 मिनट आराम किए, वापस जाने की तैयारी में। रास्ते में मैंने गति थोड़ी धीमी कर दी। म्यूलू मेरे पीछे पेडल मार रही थी, मेरे हाथ और बछड़े की खूबसूरत रेखाओं को देख रही थी। वे सूरज की रोशनी में
बेहद ताकतवर लग रहे थे। मेरी स्वस्थ उपस्थिति और केंद्रित नजर उसे दिल की धड़कन तेज कर देती थी। कभी कभी मैं अपना सिर घुमाकर उसे देखता जब वह पास आती, तो मैं उसे चमकदार मुस्कान देता जब वह थक जाती और पीछे छूट। म्यूलू को एक मजबूत सुरक्षा का एहसास हुआ। क्या यह बिल्कुल मेरे और सभी महिलाओं के साथी के लिए मानक से मेल नहीं खाता? एक व्यक्ति जो युवा ऊर्जा से भरा है, वह वास्तव में आकर्षक है, बहुत विचारशील है, दूसरों की देखभाल करने में अच्छा है। अनजाने में वह लड़का जिसे कभी मेरी सुरक्षा की जरूरत थी, वह अब एक ऐसा पुरुष बन गया है जो मुझे हवा और बारिश से बचा सकता है। म्यूलू, क्या तुम पागल हो? वह केवल 18 साल का है और मैं पहले से 28 की हूं। इसके अलावा मैं शादीशुदा महिला हूं। भले ही मेरी यान हुआगांग के लिए कोई भावना न हो, मैं फिर भी शादीशुदा हूं। मुगी निश्चित रूप से अपनी उम्र की लड़कियों को पसंद करता है। युवा और जीवंत एक विश्वविद्यालय के छात्र के लिए एक शादीशुदा महिला को पसंद करना क्या नहीं है? यह तो पालना लूटना। जितना ज्यादा म्यूलू सोचती, उतना ज्यादा वह भ्रमित होती। जितना ज्यादा सोचती, उतना ज्यादा गंदगी महसूस करती। उसने जोर से सिर हिलाया, उन सभी उलझनों को बाहर फेंकने के लिए। जैसे ही म्यूलू का ध्यान भटका, एक अप्रत्याशित दुर्घटना हुई। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर विपरीत दिशा में आ रहा था, जो उनके सामने तेजी से बढ़ रहा था। चालक एक युवा था जो हेडफोन लगाकर संगीत वह पीछे दो और लोगों को लेकर जा रहा था। सड़क पर बिल्कुल नहीं देख रहा था। म्यूलू ने इसे बिल्कुल महसूस नहीं किया और जोरदार धक्के के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर म्यूलू की साइकिल के पिछले पहिए से टकरा गया। भारी प्रभाव से उसका संतुलन तुरंत खो गया। उसका पूरा शरीर साइकिल से गिर गया और वह कंक्रीट की जमीन से जोर से टकराई। दूर नहीं था। तेज आवाज और चीख सुनकर मेरा दिल धड़क गया। मैंने सिर घुमाया और ठीक समय पर म्यूलू के गिरने का दृश्य देखा। मेरी पुतली तुरंत सिकुड़ गई। बिना सोचे समझे मैंने ब्रेक को जोर से दबाया। फिर मैं म्यूलू की ओर दौड़ा। म्यूलू का बायां पैर साइकिल के नीचे फंसा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था। उसके पैर में तेज दर्द था। उसने नीचे देखा, उसके लंबे बर्फ जैसे उसका घुटना और टखना भी कंक्रीट की खुरदरी सतह से खरोंचा गया था, जिससे बड़ी त्वचा की परत उतर गई थी। खून से लथपथ मांस की स्थिति थी। म्यूलू इतना दर्द में थी कि उसका पूरा चेहरा पीड़ा से तिरछा हो गया था। टक्कर मारने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी गिर गया था। उस पर 3 बदमाश युवक थे। सभी के बाल मुजीजी जैसे मशरूम कट वाले थे, फटे हुए पतले जीन्स पहने। उनके कानों में कई छेद थे। वे गैंगस्टर जैसे दिखते थे। हालांकि तीनों जोर से गिरे, वे कठोर और मजबूत थे। वे चोटिल नहीं लग रहे थे। वे जमीन से उठे, गाली देते हुए खुद को झाड़ा। फिर उन्होंने अभी भी जमीन पर पड़ी म्यूलू की ओर इशारा किया और गाली देने लगे, तेरी माँ को क्या तूंधा है? क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? सड़क इतनी चौड़ी है। म्यूलू इतना दर्द में थी कि वह रोने लगी और अनजाने में मेरा नाम पुकारा, सबसे बड़ी बहन। मैं हवा की तरह दौड़ा, बिना एक शब्द बोले जमीन पर दर्दनाक दृश्य को देखा। सबसे पहले मैंने सावधानी से साइकिल को उठाया जो म्यूलू के पैर पर दब रही थी। फिर मैं एक घुटने के बल बैठ गया और अपने हाथों से म्यूलू की पीठ का सहारा दिया, उसे अपनी बाहों में छू। जब मैंने म्यूलू के बछड़े पर गहरे काले घाव को देखा तो मेरा दिल मुड़ा। बाइक का काला ग्रीस खून में मिला हुआ था और घाव में मिट्टी लगी थी। यह गंदा और गंभीर लग रहा था। बहुत दर्द हो रहा है छोटे भाई, बहुत दर्द हो रहा है। म्यूलू अब और सहन नहीं कर पाई। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। वह कभी इतनी दयनीय नहीं रही, न ही वह कभी दूसरों के सामने इतनी कमजोर रही। मेरे सामने उसकी सारी ताकत और दिखावा एक पल में टूट गया। वह बस उन बाहों में होना चाहती थी जो सुरक्षा की भावना देती हैं। कुछ आराम पाने के लिए उसे रोता देख मेरा दिल टूटने जैसा दर्द महसूस कर रहा था। डर मत, सबसे बड़ी बहन, मैं यहाँ हूं। क्या हड्डी टूट गई है? मुझे नहीं पता। म्यूलू इतना दर्द में थी कि उसकी ये कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाया, सावधानी से म्यूलू की पतली टखनी पकड़ी। फिर मैं बछड़े के साथ ऊपर की ओर बढ़ा, थोड़ा थोड़ा परीक्षण करते हुए, धीरे से दबाते हुए। क्या यहाँ दर्द होता है? जब मेरी उंगलियां उसके बछड़े की बीच की हड्डी पर दबाई गईं, म्यूलू का शरीर जोर से कांप उठा और उसने दर्द भरी कराह निकाली। आह, दर्द होता है। मेरा दिल डूब गया। हड्डी चोटिल। सौभाग्य से मेरी आदत है कि मैं एक साधारण प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा साथ रखता हूं। फिर मैंने म्यूलू को सड़क के किनारे रेलिंग के सहारे झुका दिया। फिर मैं उठकर तीनों बदमाशों को जो सड़क के बीच में खड़े थे धकेल दिया और अपनी साइकिल की ओर बढ़ा। तुम क्यों धकेल रहे हो? सुनहरे बाल वाले ने नाराजगी से गाली दी। तीनों बदमाश जानते थे कि वे गलत हैं। ऊपर से वे गलत दिशा में ड्राइव कर रहे थे, लेकिन तो क्या, इस क्षेत्र में वे कानून थे। अगर तुम उनसे टकराए
तो तुम्हें उन्हें मुआवजा देना होगा। मैंने अपनी साइकिल के फ्रेम बैग से प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली, फिर किट खोली और आयोडीन स्वैब और गैज निकाल लिए। सबसे बड़ी बहन, मैं तुम्हारे घाव को कीटाणुरहित करूंगा, इसे सहना मुश्किल होगा, कृपया सहो। बोलते हुए मैंने बछड़े जैसे ही आयोडीन ने घाव को छुआ, म्यूलू का पूरा शरीर दर्द में कांप उठा। वह हड्डी तक गहरा चुभने वाला दर्द था, जो गिरने से भी अधिक तीव्र था। उसके छोटे हाथ अनजाने में मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिए, लेकिन दर्द और शक्ति के कारण उसकी नाखूनें मेरे मजबूत अग्रभाग की मांसपेशियों में इतनी गहराई तक घुसी कि खून निकलने लगा। लेकिन मैं न तो भौं उठाया, नहीं, मुझे तेज होना था, मुझे घाव साफ करना था। अंत में सफाई खत्म हुई। मैंने साफ गैज का उपयोग किया और घाव को धीरे धीरे पट्टी बांधी। म्यूलू को ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। पट्टी बांधने के बाद जलन और भी तीव्र लगने लगी। तभी तीनों बदमाशों ने देखा कि मामला शांत हो गया है और वे लड़खड़ाते हुए, अरे तुमने पट्टी बांध ली तो मुआवजे के बारे में बात करनी चाहिए। मुआवजा? मैं उठ खड़ा हुआ और उन्हें ठंडे दिल से देखा। तुम गलत दिशा में ड्राइव कर रहे थे और हमसे टकराए। अगर किसी को मुआवजा देना है तो वह तुम्हें हमें देना चाहिए। बकवास। एक हरे बाल वाला बाहर निकला, मेरी नाक की ओर उंगली उठाकर गाली देने लगा। किसने देखा कि हम गलत दिशा में ड्राइव कर रहे? देखो, हमारी स्कूटर पूरी खरोंचली है और मेरा छोटा भाई गिरते समय अपने हाथ को खरोंच चुका है। तुम्हें मुआवजा देना होगा। उसने अपनी आस्तीन ऊपर किया, जिसमें एक छोटा खरोंच था जो उसकी नाक के बराबर भी नहीं था। मुआवजा दो, मैं तुम्हें बताता हूं। बिना 5,000 युआन के आज ये खत्म नहीं होगा, सुनहरे बाल वाले ने घमंडी आवाज में कहा। मैं इतना गुस्सा हुआ कि मेरा पूरा शरीर हिल रहा था। ये जबरन वसूली है, जबरन वसूली। तो क्या मैं तुम्हें जबरन वसूल रहा हूं? सुनहरे बाल वाले ने अपनी उंगली से मेरी छाती को टटका। बच्चे, अपनी हिम्मत मत बढ़ाओ, बस पैसे निक। फिर सुनहरे बाल वाले ने एक बेहद घटिया मुस्कान दी। है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे बगल वाली लड़की हमारे 3 भाइयों के साथ खेल सकती है। अपने शरीर से कर्ज चुका देना भी एक विकल्प है। हम भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होगी, हम गारंटी देते हैं। उसे अच्छा महसूस कराएंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, माहौल ठंडा हो गया, मेरा शरीर कठोर हो गया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, तुम्हारी प्रेमिका। सुनहरे बाल वाले ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था। मैं पूरी तरह गुस्साए हुए जंगली जानवर की तरह था। मैंने पहल की और आगे बढ़ा। कोई बेकार की हरकत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सरल सीधा मुक्का। क्रूर, तेज, सटीक और निर्दयी शक्ति से भरा मुक्का सुनहरे बाल वाले के जबड़े पर लगा। वह दर्दनाक चीख निकाली। उसका पूरा शरीर और मेरी तरफ बढ़े, लड़ने लगे। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और अकेले लोगों को धमकाना, यह उन बदमाशों की खासियत थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि जब कई लोगों से लड़ाई हो तो ध्यान नहीं बांटना चाहिए, किसी एक को पकड़कर मारना चाहिए। फिर मैं उस पर दौड़ा, सुनहरे बाल वाले को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। मैं उसके ऊपर चढ़ गया। मुक्के उसके चेहरे पर बरसाए। हर मुक्का उत्तम क्रोध के साथ था। सुनहरे बाल वाला मुझसे पिटाई के बाद हार मान गया। वह जल्दी से सिकुड़ गया, अपने सिर को मरे हुए कुत्ते की तरह ढक लिया। जमीन पर झुककर दया की भीख मांगने लगा। ये देखकर बाकी 2 बदमाश तुरंत ऊपर दौड़े, मेरे पीठ और सिर पर मुक्के और लात मारे। वह मार रहा है, वह मार रहा है। लेकिन यह नदी के किनारे गैर मोटर वाहन लेन था। यह पहले से ही दूरदराज था। गर्मी के मौसम में यहां भूत भी नहीं था। पीछे से हमलों को सहते हुए मैंने सुनहरे बाल वाले के पेट पर 2 बार जोर से लात मारी, जब तक वह पूरी तरह हिल न गया। फिर मैं अचानक खड़ा हुआ और बाकी 2 से दूरी बनाई। वे दोनों सुनहरे बाल वाले की दयनीय स्थिति देखकर थोड़े डर गए। पीछे का डिब्बा खोला और 2 चमकदार तह करने वाले चाकू निकाले। उनके चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान भी आ गई। बच्चे, तुम मरना चाहते हो? म्यूलू ने 2 चमकदार चाकुओं को देखा। उसका दिमाग घूमा, पूरी तरह खाली हो गया। वह पूरी तरह घबराई हुई थी। मुझा, सावधान रहो, उनके पास चाकू हैं। 2 बदमाशों ने जमीन पर पड़े सुनहरे बाल वाले की ओर देखा। वे इतने गुस्से में थे कि फट पड़ेंगे। बच्चे, तुम मर चुके हो क्या? तुम्हें पता है यह इलाका किसका है? यह हमारे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया गैंग का इलाका है। यहाँ हमारे गैंग के सदस्य को पीटना मतलब मर जाना है। दूसरा भी जोर से चिल्लाया। हमारा बड़ा बॉस 3 बार जेल गया है। हमारे पास एक भाई है जिसे हाल ही में। म्यूलू इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरा कपड़े का किनारा पकड़ लिया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। म्यूगे, खुद को मत झोंको, तुम्हें जाना चाहिए। वे मुझे कुछ नहीं करेंगे, बस भागो। वह जानती थी कि मैं उसकी रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। मुझे इन 2 चाकूधार बदमाशों से चोटिल होते नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं बड़ी बहन को अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता?
एक बड़े पेड़ के पास एक लंबी डंडी टिकी हुई थी। यह झाड़ू या पोछा का डंडा लग रही थी। मेरी आंखें चमकी और मैं बिना हिचकिचाए वहां दौड़ा। दो बदमाशों ने मुझे दौड़ते देखा और सोचा कि मैं भाग रहा हूं। वे तुरंत तिरस्कार से हंस से भागने की कोशिश। बहुत देर हो चुकी है लेकिन वे जल्दी हंस नहीं पाए। उन्होंने देखा कि मैं पेड़ के नीचे पहुंचा, उस डंडे को पकड़ लिया और उठा। मेरी आभा तुरंत बदल गई। दो बदमाश स्तब्ध थे। यह बच्चा कुत्ता पकड़ने वाला डंडा लेकर क्या कर रहा है? क्या वह अपने चाकुओं के खिलाफ इससे मुकाबला करना चाहता है? क्या वह मूर्ख है? जाओ, उसे मार दो। बाद में हम तुम्हें आखिरी सांस छोड़ेंगे ताकि तुम हमें उस लड़की को अपमानित करते देख सको। मैं पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। मैंने हरे बाल वाले की हरकतों पर सही अवसर खोजते हुए मेरी कलाई अचानक मुड़ी। डंडे के अंत में बनी लूप ने हरे बाल वाले का गला फंसा लिया। फिर मैंने जोर से पीछे खींचा। हरे बाल वाले ने केवल महसूस किया कि उसका गला कस गया। उसका पूरा शरीर एक बड़ी ताकत से पीछे खींचा गया। उसके हाथ में चाकू लगभग गिर गया। कुत्ता पकड़ने वाले डंडे द्वारा कसी हुई स्थिति में था। वह इतना गुस्से में था कि चाकू को जोर से आगे घुमाने लगा, लेकिन डंडा 1-8 मीटर लंबा था। उसका चाकू मुझ तक नहीं पहुंच पाया। वह एक पागल कुत्ते की तरह था जिसकी गर्दन में फंदा था, जो केवल जगह पर निराश होकर भौंक सकता था। बाकी बदमाश इसे देखकर पक्ष से हमला करना चाहते थे, लेकिन मेरी पैर की चाल पागल की तरह जगह बदलते हुए मैं उसे कुत्ते की तरह घुमाता रहा, हमेशा हरे बाल वाले के शरीर को मेरे और दूसरे बदमाश के बीच ढाल के रूप में इस्तेमाल करता रहा। बैठो, बैठो, बैठो। जब मैं कुत्ते को घुमा रहा था, मेरा मुंह कुत्ते को चिढ़ाने की आवाजें भी बना रहा था। यह वाकई अपमानजनक था। हरे बाल वाले का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे रास्ता हटाओ। म्यूलू इतनी डर गई कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। मैंने पहले से ही अनुमान लगाया था कि वह ऐसा करेगा। मेरा शरीर झुक गया, आसानी से उड़ते चाकू से बच गया। इसी क्षण मैंने कुत्ता पकड़ने वाला डंडा एक हाथ से छोड़ा। मेरा शरीर अचानक आगे बढ़ा, उस बदमाश के करीब पहुंचा। फिर एक निर्दयी शक्तिशाली मुक्का उस हरे बाल वाले के चेहरे पर। अब केवल आखिरी लाल बाल वाला बचा था। मैंने वही किया, सही अवसर पाया और कुत्ता पकड़ने वाले डंडे से फिर सटीक प्रहार किया। लाल बाल वाले का गला भी कस गया। लड़ाई बिना किसी सस्पेंस के खत्म हुई बहुत जल्दी। तीनों बदमाश जमीन पर लेटे हुए थे, लगातार कराह रहे थे। मैंने कुत्ता पकड़ने वाला डंडा फेंका और तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। फिर मैंने, कृपया जब तक पुलिस आए उन पर नजर रखें, मैंने भीड़ से कहा। कुछ बहादुर राहगीरों ने हामी भरी। मुझे पता था कि मुझे अब यहां रुकना नहीं है। अगर कुछ हुआ तो पुलिस म्यू परिवार से बात कर सकती है। म्यू परिवार जियांगचिंग का सबसे बड़ा कबीला है, जिसका राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्र में बेजोड़ प्रभाव है। इस तरह के मामूली मामले को संभालना चुटकियों में होगा। फिर मैं जल्दी से म्यूलू के पास दौड़ा। सबसे बड़ी बहन, तुम कैसी हो? म्यूलू ने मुझे देखा। उसकी आंखें भावना और प्रशंसा से भरी थीं। अब मैं ठीक हूं। अभी अभी मैं इतना व्यस्त था कि मैंने केवल पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को नहीं। साथ ही एम्बुलेंस आने में देर होती। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं सड़क के किनारे जाकर कार रोकूंगा। एक निजी कार रुकी। ड्राइवर मुझे अस्पताल। मैं जल्दी से पार्किंग में गया, दोनों साइकिलें वहां डाल दी। फिर म्यूलू के पास गया, उसे राजसी तरीके से उठा लिया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया। फिर मैंने सावधानी से म्यूलू को कार की पिछली सीट पर रखा। म्यूलू अभी भी भावनाओं और सदमे में थी। उसके पैरों के दर्द में काफी कमी आई थी। वह खाली आंखों से मेरा चेहरा देख रही थी, जो थोड़ा गंदा था लेकिन फिर भी। मुगी बहुत मर्दाना है। 3 के खिलाफ लड़ाई बिना डर के। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जिम्मेदार है। उसके पास जिम्मेदारी की भावना है। वह मेरी रक्षा करने के लिए तैयार था, अपनी जान की परवाह किए बिना, क्योंकि उसके पैर में दर्द था और वह मोड़ नहीं पा रही थी। म्यूलू केवल कार के दरवाजे से टिकी थी, दोनों लंबे पैर मेरी गोद पर फैले हुए थे। मेरा हाथ भी स्वाभाविक रूप से उसके घायल टखने पर था। धीरे से मालिश कर रहा था ताकि दर्द कम हो सके। सबसे बड़ी बहन, मुझे तुम्हारा एक बार फिर से जांच करने दो। ये कहते हुए मैंने अपना सिर नीचे किया और अधूरी जांच जारी रखी। मेरा हाथ धीरे धीरे उसके जांघ से नीचे आया, धीरे धीरे दबाते हुए। क्या इस जगह दर्द होता है? शुरू में म्यूलू को थोड़ा शर्मिंदगी, मेरी हथेली से गर्माहट और शक्ति महसूस करके उसका घबराया हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया। वह शांति से मेरी देखभाल का आनंद लेने लगी। जब मेरा हाथ उसके बाएं टखने तक पहुंचा तो उसने सांस छोड़ी और भौहें तानी। इसे चोट लगी है, मुझे लगता है कि मेरा पैर भी मुड़ा हुआ है। मैंने अपना निदान दिया। फिर मैंने म्यूलू के जूते के फीते खोले उसके पैरों पर। क्या वह मेरा जूता उतारने वाला है? उसका दिमाग गड़बड़ था।
इतने लंबे समय तक साइकिल चलाने के बाद मेरे तलवे पूरे पसीने में थे, वे शायद थोड़े महक रहे थे। अगर म्यूगी इसे सूंघे तो वह शर्म से मर जाएगा। जैसे म्यू युलू ने यह सोचा, उसने वास्तव में अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट की। एक महिला केवल तब इन बातों की परवाह करती है जब वह किसी के सामने होती है। तुम दोनों रक्त से संबंधित नहीं हो। अगर उसके पास कोई बुरा इरादा नहीं होता तो वह क्यों परवाह करती कि उसके तलवे पसीने से भरे हैं या उसके पैरों से बदबू आ रही है। हालांकि म्यूलू जानती थी कि उसके पैर से बदबू नहीं आ रही थी, वे निश्चित रूप से पसीने से भीगे थे। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। म्यूलू की आवाज मच्छर की भनभनाहट की तरह धीमी थी। मुझे करना होगा। हुए मैंने धीरे धीरे फीते खोले, फिर धीरे से उसका जूता उतारा, फिर मेरी उंगलियां उसके सफेद टखने के मोजे के किनारे को पकड़कर धीरे धीरे नीचे खींचने लगी। इस प्रकार एक छोटा निर्दोष पैर मेरे सामने प्रकट हुआ। इस समय म्यूलू की 10 गोल प्यारी उंगलियां शर्म से मुड़ी हुई थीं। अगर यह जेड जैसा पैर किसी और का होता तो मैं इसे एक पल के लिए सराह। मेरी आंखों में कोई प्रशंसा नहीं थी, केवल जांच थी। मैंने ध्यान से देखा और वास्तव में बाहरी टखने पर एक साफ चोट थी। मैंने म्यूलू के पैर के ऊपर दबाया। वह दर्द में चिल्लाई जैसा कि उम्मीद थी। म्यूलू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी उसके पैर के तलवे वास्तव में थोड़े पसीने से भीगे थे। वह तुरंत शर्मिंदा हो गई और बस एक छिद्र में छिप जाना चाहती थी। हालांकि म्यूलू की आवाज शर्मिंदगी से भरी थी, उसका चेहरा और कान लाल थे। नहीं, मैंने सिर हिलाया। एक मुड़ा हुआ पैर बंद नहीं रखा जा सकता। वैसे भी मैं बाद में तुम्हें अस्पताल में उठाकर ले जाऊंगा, तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। इस समय मैं म्यूलू का पैर पकड़ रहा था और महसूस कर सकता था कि उसकी गुलाबी आत्मा थोड़ी नम थी। फिर मैंने अपनी जेब से टिश्यू निकाला और धीरे धीरे उस आखिरकार यह किसी और की कार थी, कूड़ा फेंकने की जगह नहीं थी। इसके अलावा मैंने देखा कि आगे ड्राइवर समय समय पर रियरव्यू मिरर के माध्यम से हम दोनों को देख रहा था। इस समय म्यू परिवार का हवेली शांत था। केवल यान हुआगांग लिविंग रूम में था। वह सोफे पर बैठा था, हाथ में अखबार था, लेकिन उसकी आंखें अखबार के सामग्री को नहीं देख रही थी। उसकी नजरें फिरकीदार और अस्थिर थीं, कभी कभी सीढ़ियों की ओर झांकती थी। उसका दिल धड़क रहा था। अवसर आ गया था। यान हुआगांग पूरी रात इंतजार करता रहा। अंततः यह एक बार की जिंदगी का मौका आ गया। आज सुबह म्यूलू और मैं बाहर गए थे और हम अभी तक वापस नहीं आए थे। घर की बाकी बहनें सब सो रही थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरानियां और ड्राइवर सभी उसे भी। वह बार पहले से ढीली थी। उसने इसे कुछ किक मारी और वह पूरी तरह गिर गई। नौकर ने यह देखा और तुरंत कुछ नौकरानियों और ड्राइवर को मरम्मत के लिए भेजा। अब पूरे मुख्य भवन में कुछ जवान लड़कियों और ऊपर सो रहे युवा स्वामी के अलावा केवल वह अकेला था। यान हुआगांग का दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि यह उसका एकमात्र मौका है। तब सुंदर लड़का मुगी सभी के लिए विकृत और अंडरवियर चुराने वाला समझा जाएगा। भले ही म्यू बहनें उसकी रक्षा करे, वे ऐसे गंदे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगी। वह पूरी तरह से म्यू परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। यान हुआगांग सोफे से उठा और चोर की तरह ऊपर की मंजिल की ओर धीरे धीरे। पूरा विला डरावना शांत था। सौभाग्य से रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। वह सफलतापूर्वक तीसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंच गया। यह एक सुपर बड़ी आउटडोर बालकनी थी जिसमें कई कपड़े धोने की रस्सियां थीं। म्यू परिवार के कपड़े पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लटके थे। यान हुआगांग ने महिलाओं की ओर देखा और फिर वह ठिठक गया। दृश्य वाकई भव्य था, इसे टाला नहीं जा सकता। बाहर देखते हुए कपड़े की रस्सियां रंगीन महिलाओं के कपड़ों से भरी थीं, खासकर छोटे नाजुक अंडरवियर के टुकड़े विभिन्न स्टाइल और समृद्ध रंगों में, जिसने एक आदमी को घुमाने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और दिल धड़कने लगा। यान हुआगांग के माथे पर पसीना आने लगा। उसने ध्यान से याद करने की कोशिश की कि म्यूलू सुबह कब ऊपर गई थी। वह नीचे लाल। उसने कपड़े की रस्सी पर सावधानी से खोज शुरू की। उसने जल्दी से अपना निशाना पाया, लेकिन समस्या ये थी कि ऐसे दो सेट थे जो इस लाल और काले संयोजन में मेल खाते थे और दोनों सेट एक दूसरे के पास लटके हुए थे। यान हुआगांग का सिर खुजला गया। मैं क्या करूं? मैं कैसे जानूं कौन सा स्टाइल है? मेरी पत्नी का अंडरवियर है, मैंने कभी देखा भी नहीं। यान हुआगांग के पास और विकल्प दोनों ऊपर काले और नीचे लाल थे, लेकिन एक सेट में लेस से सजी हुई पैंटी थी जो सेक्सी और आकर्षक लग रही थी, जबकि दूसरा बहुत सामान्य सूती था और उसका स्टाइल काफी रूढ़िवादी था। यान हुआगांग इतना नर्वस था कि उसके हाथ पसीने से भीग गए। कौन सा सेट म्यू युलू का था? उसने अपने दिमाग में तेजी से विश्लेषण करना शुरू किया। म्यू युलू कैसी व्यक्ति थी? कठोर, ठंडी, अभिमानी, जैसे एक भावनाहीन काम मशीन। क्या वह लेस जैसा कुछ पहनेगी?
नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। यान हुआगांग ने तुरंत इस विकल्प को अपने मन में ठुकरा दिया। उसकी राय में लेस शायद उन युवा लड़कियों के लिए होता है जो इसे अपने प्रेमियों को दिखाने के लिए पहनती हैं, जैसे म्यू कारेन और म्यू केचिन। म्यू युलू 30 के करीब थी, वह इतनी गुप्त। यान हुआगांग पूरी तरह से आश्वस्त था। म्यू युलू ठंडी महिला थी, अन्यथा इतनी शादी के बाद वह मुझसे क्यों नहीं मिलती अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। इसलिए बाकी बचा सबसे सामान्य सूती सेट, वह उसका होना चाहिए, यह होना चाहिए। यान हुआगांग अपने ठोस विश्लेषण पर गर्व महसूस करता था। उसने अब हिचकिचाहट नहीं की और कांपते हाथ से सामान्य लाल और काले सेट को नीचे उतारा। उसने गिल्ट फील करते हुए चारों ओर देखा, पुष्टि की कि कोई नहीं था, और अपनी जेब से पहले से तैयार काले प्लास्टिक बैग निकाला और जल्दबाजी में सेट उसमें डाल दिया। मिशन पूरा। यान हुआगांग ने बैग को मजबूती से पकड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और जल्दी से नीचे चला गया। फिर वह चुपके से मेरे कमरे के सामने गया। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। मैं आमतौर पर अपना। यान हुआगांग की आंखों में एक जहरीली चमक चमकी। उसने दरवाजा पकड़कर धीरे से मोड़ा और दरवाजा सचमुच खुल गया। फिर वह चुपके से मेरे कमरे में घुसा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की पर्दे खींची नहीं गई थी, इसलिए धूप अच्छी थी। कमरा बहुत साफ था। मेज पर कुछ मैगजीन रखी थी। उसने आसपास देखने का समय नहीं लिया, सीधे बिस्तर की ओर गया। बैग से इस सब करने के बाद उसे लगा कि उसका दिल उसकी गला से बाहर निकलने वाला है। वह लगभग देख सकता था कि जब यह पता चलेगा तो सभी के हैरान और घृणित चेहरे और मैं कैसे असहाय महसूस करूंगा, जो एक विकृत के रूप में पाया जाऊंगा। यह सोचकर यंग हुआगांग ने अपने दिल में ठंडी हंसी निकाली। फिर उसने तकिए को उसकी मूल स्थिति में वापस रखा, थपथपाया, सुनिश्चित किया। लिविंग रूम में वापस जाकर सोफे पर बैठा। उसने अखबार उठाया ताकि उसका चेहरा छिपा सके, जो उत्साह और तनाव से थोड़ा विकृत हो चुका था। सब कुछ तैयार था, केवल पूर्वी हवा की कमी थी। अब उसे बस मेरा और म्यूलू का लौटने का इंतजार करना था और मजा आधिकारिक रूप से शुरू होने का इंतजार करना था। इसी बीच कार में म्यूलू कार के दरवाजे से टिकी, खिड़की के बाहर सड़क का दृश्य देख रही थी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, म्यूगी मेरे साथ होने से बहुत खुश हूं। वह मुझ पर एक चोरी छिपी नजर डाली। मैं फोन पकड़ रहा था, मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ी थी, जैसे कुछ सोच रहा हूं। मुझे घर फोन करके बताना होगा कि वे आ जाए। इसके साथ मैंने पहले यान हुआगांग को फोन किया। देवर, सबसे बड़ी बहन घायल है, हम अस्पताल नंबर 4 जा रहे हैं। क्या घायल? क्या यह गंभीर है? यान हुआगांग की आवाज बहुत आश्चर्यचकित थी। काफी गंभीर, सभी जल्दी आ जाओ। फोन काटने के बाद मैंने चौथी बहन मयू यान को फोन किया। चौथी बहन, सबसे बड़ी बहन घायल है, अभी वह और मैं अस्पताल नंबर 4 जा रहे हैं। मयू यान की आवाज तुरंत चिंतित हो गई। क्या? ऐसा कैसे हुआ? मैं तुरंत आ रही हूं। अस्पताल जल्दी पहुंचे। मैंने ड्राइवर को 1,000 युआन दिए। फिर म्यूलू के जूते से सफेद टकने का मोजा निकाला जो मैंने उतारा था। फिर मैंने सावधानी से मोजा वापस उसके पैर पर पहनाया। म्यूलू ने मुझे अजीब नजर से देखा। मुगी, तुमने अभी कहा था कि मुड़े हुए पैर को बंद नहीं रखना चाहिए, क्यों? हम कार से बाहर आते ही मोजा क्यों वापस पहनाया? जब हम जांच कक्ष पहुंचे तो जांच करने वाली डॉक्टर महिला थी जो 50 से ऊपर की लग रही थी। डॉक्टर, मरीज इलेक्ट्रिक बाइक से टकराया है, वह साइकिल से गिर गई। मैंने डॉक्टर के बोलने का इंतजार नहीं किया और जल्दी से स्थिति बताई। बाएं घुटने और बाहरी बछड़े पर बड़े खरोंच हैं, घाव मोटर की चेन से गंदा है, टिबिया के फ्रैक्चर का संदेह है, बाएं टखने में मोच है, स्पष्ट बाहरी चोट। महिला डॉक्टर सुनकर हैरान हुई। उसने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित देखकर देखा। अच्छा है, जवान आदमी काफी पेशेवर, इतना स्पष्ट बोलना आसान बनाता है। ये कहते हुए उसने मुस्कुराया और म्यूलू की ओर देखा। तुम्हारा पति काफी जानकार है। पति शब्द म्यूलू के दिमाग में गूंज उठा और उसका चेहरा चमक गया। वह मेरा छोटा भाई है, मेरा पति नहीं। म्यूलू ने जल्दी से समझाया। महिला डॉक्टर ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। मुझे लगा यह एक बड़ी उम्र की महिला और छोटे उम्र के पुरुष का रिश्ता है। यह अब काफी प्रचलित है। म्यूलू बस एक छेद में छिपना चाहती थी। महिला डॉक्टर ने तंग करना बंद किया और घाव की गंभीरता से जांच शुरू की। उसने मेरे द्वारा लगाए गए गैज हटा दिए, विशेषज्ञ एंटीसेप्टिक से फिर से साफ। बाएं टिबिया में हल्का फ्रैक्चर था। सौभाग्य से यह गंभीर नहीं था, सर्जरी की जरूरत नहीं थी, उसे बस आराम करना था। टखने में लिगामेंट खींचा हुआ था, साथ ही कई नरम ऊतक चोटें थीं, जिसका मतलब था विभिन्न चोटें। महिला डॉक्टर ने शीट पकड़कर चिकित्सा स्थिति समझाना शुरू किया। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था।
कभी कभी डॉक्टर से कुछ पेशेवर सवाल पूछता था, जैसे दवाइयां, ठीक होने की अवधि, आहार प्रतिबंध, लेकिन म्यूलू बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसका पूरा ध्यान मेरी केंद्रित प्रोफाइल पर था। वह महसूस करती थी कि मेरे यहाँ होने से उसे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बस शांति से मेरी देखभाल सौंपनी थी। इस समय क्लिनिक का दरवाजा खुला। सबसे बड़ी बहन, तुम कैसी हो? म्यूयान तुरंत बिस्तर के पास दौड़ी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। युलू, क्या तुम ठीक हो? यान हुआगांग भी चिंतित भाव के साथ आया। मैं ठीक हूं, कुछ गंभीर नहीं है, म्यूलू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। परिवार आने के बाद महिला डॉक्टर ने आगे की सावधानियां समझाना जारी रखा। फ्रैक्चर बड़ी समस्या नहीं है, कास्ट और आराम पर्याप्त होंगे। मुख्य समस्याएं मोच और शरीर पर चोटें हैं, ठीक होने में काफी समय लगेगा। रोजाना मोच और चोटिल जगहों की धीरे धीरे मालिश करना सबसे अच्छा होगा ताकि रक्त संचार बढ़े और सूजन कम हो, जिससे ठीक होने में मदद मिलेगी। उसकी स्थिति देखते हुए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में निरीक्षण करना बेहतर होगा। एक नर्स रोज मालिश में मदद कर सकती है। नहीं, कंपनी में बहुत काम है, मैं अस्पताल में नहीं रह सकती, मैं घर से काम करूंगी। म्यूलू ने तुरंत मना कर दिया। वह ठीक है, महिला डॉक्टर ने जोर नहीं दिया। फिर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य मालिश तकनीक सीखना होगा, ये बहुत जरूरी है। अच्छी मालिश से जल्दी ठीक होगा, खराब मालिश से चोट बढ़ेगी। इसके साथ उसने पूछा, कौन सी तुम में से सीखोगी? मैं सिखाऊंगी। क्लिनिक तुरंत शांत हो गया। यान हुआगांग, मैं और म्यू योयान, हम तीनों असहज थे। तर्क के अनुसार सबसे उपयुक्त व्यक्ति यान हुआगांग था। आखिरकार वह म्यूलू का पति था, लेकिन म्यूलू उसे अपने शरीर को छूने की अनुमति कैसे दे सकती थी, खासकर जांघों और पैरों को? वह उसे अपनी उंगली भी छूने नहीं देती। हालांकि यान हुआगांग के दिल में एक आशा की चमक आई। ये मेरा समय है। शादी से पहले एक दामाद के रूप में उसने दामादों के लिए एक त्वरित पाठ्यक्रम भी किया था। उन उच्च वर्ग की युवा महिलाओं के त्वरित पाठ्यक्रमों की तरह था। यह सोचकर यान हुआगांग ने गला साफ किया, जैसे ही स्वयंसेवक बनने ही वाला था। मैंने पहले बोला, चौथी बहन सीखो। मैं, म्यूलू ने चमक दी। महिला डॉक्टर ने म्यूलू को बताया कि दबाव हल्का होना चाहिए, बाहर से अंदर की ओर वृत्ताकार गति में मालिश करनी चाहिए और सही एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढना चाहिए। म्यूलू ने गंभीरता से सीखा, लेकिन सिद्धांत और अभ्यास अलग अलग थे। आओ तुम प्रयास करो, महिला डॉक्टर ने उसे अभ्यास करने को कहा। म्यूलू ने गहरी सांस ली, म्यूलू के टखने को छुआ और चोट पर धीरे से दबाया। मुझे नहीं पता, मैंने यह कभी नहीं सीखा। म्यूलू इतना दर्द में थी कि वह रोने वाली थी। उसने मुझसे कहा, मुगे तुम करो। जैसे ही यह शब्द बोले गए, पूरा दृश्य फिर से असहज हो गया, खासकर यान हुआगांग। उसका चेहरा तुरंत पीला हो गया। क्या यह है एक बाहरी व्यक्ति को मालिश करने देना? इसका मतलब है कि उसे छूना होगा म्यूलू के सुंदर पैर और जांघ, अगर वह उसका जैवे। यह सोचकर यान हुआगांग अंततः अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, यह उचित नहीं है। यान हुआगांग की आवाज ईर्ष्या से थोड़ी बदली हुई थी, लेकिन म्यूलू ने उसे एक बार भी देखा नहीं। उसने बस मुझसे धीरे से कहा, भाई मुगे, तुम पहले सीखो, जब तुम सीख जाओ तो घर जाकर धीरे धीरे दूसरी बहनों को सिखा सकते हो। मैंने औपचारिकता नहीं दिखाई और सीधे बिस्तर पर चला। म्यूलू को केवल एक सुखद झनझनाहट जैसी अनुभूति हुई, जो मेरे हाथों के छूने से उसके शरीर में फैल रही थी। जलन वाला दर्द बहुत कम हो गया है, इतनी आरामदायक थी कि एक नरम कराह निकाली। और ये दृश्य यान हुआगांग की आंखों में आया। वह उस हाथ को घूर रहा था जो म्यूलू के बर्फ जैसे सफेद टखने और बछड़े पर फिसल रहा था। गुस्सा, अपमान और ईर्ष्या के सभी भाव। मैं म्यूलू का पति हूं जो इसका आनंद लेना चाहिए, वह मैं हूं, लेकिन अब वह केवल वहां खड़ा होता है जैसे एक असहाय कुक्कड़, अपने पत्नी के सुंदर शरीर को मेरी छुन देखते हुए। उस क्षण यान हुआगांग के दिल में मुझे 100 टुकड़ों में काटने का विचार पहले से अधिक स्पष्ट और तीव्र हो गया। मुगे, तुम बस इंतजार करो, आज तुमने जो अपमान मुझे दिया, मैं जल्द ही तुम्हें 100,000 गुना। मालिश तकनीक सीखने के बाद मैं म्यूलू के लिए दवाइयां लाया। मैंने सारी दवाइयां म्यू योयान को दी। फिर मैं खुद अस्पताल के पास की दुकान गया और व्हीलचेयर खरीदी। सब कुछ तैयार था। मैंने व्हीलचेयर में म्यूलू को बिठाया और यान हुआगांग द्वारा चलाए गए एमपीवी में चढ़ा दिया। साथ में हम अस्पताल से निकले। रास्ते में मैंने पूरी कहानी म्यू योयान को सुनाई। मैंने इसे बहुत आले पक्ष के साथ एक छोटी टकराव हुई। मुझे अपनी उपलब्धियों के बारे में घमंड करना पसंद नहीं है, न ही अपनी शारीरिक शक्ति दिखाना पसंद है, लेकिन म्यूलू को यह पसंद नहीं था। वह गर्व और प्रशंसा से भरे स्वर में पीछे झुक गई और उस भयानक प्रक्रिया के विवरण मेरे लिए भर दिए। कैसे मैंने कुत्ता पकड़ने वाला डंडा इस्तेमाल करके बुरे लोगों से निपटा और कैसे। म्यूयान सुनते हुए स्तब्ध रह गई।
उसकी आंखें मुझे देखकर आश्चर्य और सहानुभूति से भरी थीं। भाई मुझी, क्या तुम घायल हो? उसने कहा और जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे जांचा। कुछ नहीं चौथी बहन, ये केवल सती घाव हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे बदमाश वाकई बेधड़क हैं। म्यूयान इतना गुस्सा हुई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसे ऐसे नहीं छोड़ना। मैं फिर भी म्यू युलू को कार से बाहर निकाला और उसके घुमावदार नितंब को व्हीलचेयर में बिठाया। फिर मैंने म्यूयुलू को विला के मुख्य हॉल में पहुंचाया। यान हुआगांग एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखें लगभग रक्तिम थी। लिविंग रूम में 3 बहनें, जिनमें म्यू कियाई और म्यू गिगी भी शामिल थीं, सब जाग रही थी। उन्होंने व्हीलचेयर में म्यूयुलू को देखा। उसके पैर पर कास्ट था और वे सब बहनें चिंता से बातें कर रही थीं। म्यूयुलू मुस्कुराई और सबको जवाब दिया कि वह ठीक है, यह केवल मामूली चोट है। मुजीजी सोफे से टिका था, पैर क्रॉस किए हुए था। एक व्यंग्यात्मक आवाज गलत समय पर गूंजी। मुगे, ओह मुगे, तुम वाकई कुछ हो। तुम बस मेरी सबसे बड़ी बहन को उस बेकार साइकिल पर ले जाने पर जोर देते रहे। अब देखो क्या हुआ, उसे व्हील चेयर में होना पड़ा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है क्या? ऐसा है? मुजीजी ने भौहें उठाईं तो भले ही सबसे बड़ी बहन जाना चाहती थी। तुम छोटे भाई पुरुष, क्या तुम्हें सबसे बड़ी बहन की सही सुरक्षा करनी नहीं आती? तुमने उसे गिरने दिया और इस हालत में पहुंचा दिया। मुझे लगता है तुम एक बहुत खराब बॉडीगार्ड हो। इतना काफी है, कम बोलो। परिवार हैं, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो गुस्सा हो जाएगा, म्यूयुलू ने कहा। फिर मेरी ओर देखा। भाई मुगे, मुझे ऊपर तक पहुंचाओ। मैं थकी हुई हूं, मैं आराम करना चाहती हूं। ठीक है। मैंने म्यूयुलू को उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचाया। मैं उसे दरवाजे तक लेकर जाने और फिर जाने की योजना बना रहा था। रुको, लेकिन म्यूयुलू ने मुझे वापस बुलाया। फिर मैंने विशाल वार्डरोब खोला। अंदर तरह तरह के महिला कपड़े भरे हुए थे, ज्यादातर व्यावसायिक पोशाकें। म्यूयुलू के निर्देशों के अनुसार मैंने एक पजामा सेट निकाला। फिर मैं बिस्तर के पास गया, झुका, फिर व्हीलचेयर से म्यूयुलू को उठाया और बड़े बिस्तर पर धीरे से रखा। धन्यवाद भाई मुगे। म्यूयुलू बिस्तर पर लेटी मुझे ऊपर देख रही थी। उसकी नजर बहती हुई पानी की तरह नरम थी। सबसे बड़ी बहन, अच्छी तरह आराम करो, जब भी जरूरत हो मुझे बुलाओ। मैंने उसे कंबल खींचने में मदद की, फिर जाने लगा और सोच समझकर उसके लिए दरवाजा बंद किया। कमरे में केवल म्यूयुलू बची थी। वह बिस्तर पर लेटी अपने मुलायम रेशमी पजामे में बदलने के लिए संघर्ष कर रही थी। बात म्यूयुलू इस साल 28 साल की थी, एक महिला की ऊर्जा के चरम पर, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण, उस नाम मात्र की शादी के कारण उसने हमेशा अपनी सारी भावनाएं और इच्छाएं दबा दी थीं। अविश्वसनीय रूप से सुंदर म्यूयुलू को अनगिनत पुरुषों ने पीछा किया, फिर भी वह कुंवारी थी। म्यूयुलू बाहर से ठंडी बर्फ जैसी थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी, बस कोई भी इसे जलाने में। उसके शरीर के हार्मोन बेतहाशा उग्र थे। वह अपने पूरे शरीर को गर्म महसूस कर रही थी और उसका दिल तेज धड़क रहा था। सो नहीं सकती थी। उसने सीधे अपना फोन तकिया के नीचे से निकाला और उस सुबह रिवरसाइड पार्क में ली गई तस्वीरों को देखा। म्यूयुलू ने अपने उंगली से उस सुंदर चेहरे को धीरे से छुआ, जिसे देखकर देवता और इंसान दोनों जलते। मेरी फिट शारीरिक बनावट और ताकतवर मांसपेशियों को देखकर उसने महसूस किया कि उसकी सांस तेजी से चल रही है। फिर उसने अपना फोन नीचे रखा। कांपते हुए उसने नाइट स्टैंड का दराज खोला और एक छोटे रिमोट कंट्रोल वाली वस्तु निकाली। मैं घर लौट आया और आराम किया। एड्रेनालिन कम होने के साथ मेरे शरीर में दर्द स्पष्ट हो गया। मेरे सिर को उन 2 बदमाशों ने कई बार मारा था और वह अभी भी थोड़ा बज रहा था। मेरी पीठ पर भी कई बार लात मारी गई थी, लेकिन वे सभी केवल सही चोटें थीं। इस समय म्यूयन ने मुझे सोफे पर बिठाया। भाई मुगे, जल्दी बैठो, वह तुम्हें दवा लगाएगा। मुकच्चेन भी पहली सहायता बॉक्स लेकर आई। उसकी आंखें डर से लाल थीं। लेकिन भाई मुगी, ये सब उन बुरे लोगों के कारण हुआ है क्या? यह दर्द करता है। उसने एक कॉटन स्वैब निकाला, सावधानी से कुछ आयोडीन में डुबोया। मेरा चेहरा पर खरोच का इलाज करने के लिए मैंने उनकी चिंतित अभिव्यक्तियों को देखा और मेरा दिल तुरंत गर्म हो गया। कुछ नहीं है, मेरी त्वचा मोटी है, ये दर्द नहीं करता। म्यूयान ने कॉटन स्वैब लिया और मुझे एक नजर से घूरा। अभी एक कोने में यान हुआगांग और म्यू गिगी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों में एक शरारती मुस्कान देखी। उसे थोड़ी देर के लिए घमंडी रहने दो, उसे बहनों की कोमलता का आनंद लेने दो। मुझे आश्चर्य है कि जब ये बहनें जान जाएंगी कि वे प्यारे छोटे भाई जिसे वे प्यार करते हैं वास्तव में एक गंदा विकृत है जो महिलाओं के अंडरवियर चुराता है उनका। वह तुरंत ही सभी के आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा, सभी द्वारा थूका जाएगा। फिर
एक आवारा कुत्ते की तरह उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुरंत स्वर्ग से नरक में गिरने का यह एहसास सबसे क्रूर और संतोषजनक सजा है। यान हुआगांग के मुंह के कोने अपने आप मुस्कुराने लगे। मुजीजी और भी अधिक घमंडी था, अपनी टांग हिला रहा था। वह पहले से ही अपनी योजना बना रहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो वह इस घर का नियंत्रण धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेगा। दवा लगाने के बाद मुझे चिपचिपा और बहुत असहज महसूस हुआ। मैं ऊपर जाकर स्नान करने जा रहा हूं। म्यूयान ने सिर हिलाया। जाओ, आगे बढ़ो, स्नान के बाद अच्छी नींद लो दोपहर तक। म्यू आज सुबह आराम करने से पहले वह अपने फोन पर तस्वीरें देख रही थी और खत्म करने के बाद म्यूयान ने उसकी सफाई की कोई और तरीका नहीं था, उसे साफ करना होगा, अन्यथा संक्रमण हो सकता है। जैविक बहनों को इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं थी। म्यूलू अब ताज़ा महसूस कर रही थी, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था। हालांकि वह आमतौर पर यह काफी करती थी, वह अभूतपूर्व शिखर तक पहुंच सकती है। हालांकि उसे बाद में शर्मिंदगी हुई। उसे लगा कि वह कभी मुझे फिर नहीं देख पाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में मैंने पूरी तरह से उसे परेशान किया था। सबसे बड़ी बहन, तुम क्या मुस्कुरा रही हो? मेरी आवाज पीछे से आई। म्यूलू होश में आई, उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। हाँ, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। तभी तीन सबसे छोटी बहनें, जिनमें म्यू केचिन भी शामिल थी, आइन चहचहाती हुई और मुझे पकड़कर जिम में कसरत करने के लिए मजबूर कर रही थीं। उन्हें ठुकराना असंभव था, इसलिए मुझे म्यू युलू की व्हीलचेयर यान हुआगांग को सौंपनी पड़ी, जो हमारे पास खड़ा था। यान हुआगांग ने धीरे धीरे म्यू युलू को फूलों के बगीचे में घुमाया। म्यू युलू ने उसकी असामान्य हरकतों को पहले ही नोट कर लिया था। वह उसकी परवाह नहीं करती थी, लेकिन यह आदमी उसके पास लगातार आह भर रहा था। यह वाकई परेशान करने वाला था। कहाँ जगह पहुंचे तो म्यूलू ने अंततः रुक गई। तुम्हें क्या हुआ? यान हुआगांग ने परेशान होने का नाटक किया। युलू, मुझे कुछ कहना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहना चाहिए या नहीं। अगर तुम्हें उचित न लगे तो मैं नहीं कहूंगा। म्यूलू को उसकी इस नकली हिचकिचाहट से सबसे ज्यादा नफरत थी, तो मैं इसे कहूंगी। यान हुआगांग ने दांत पीसे। युलू, अभी अभी मैंने म्यूगी। यान हुआगांग ने फिर से आह भरी, दर्द भरे चेहरे के साथ। मैंने अभी अभी म्यूगी को बालकनी पर देखा। उसने कुछ ऐसा लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। वह क्या नहीं लेना चाहिए था? म्यूलू ने संदेह से पूछा। यान हुआगांग ने बहुत परेशान होकर कहा, यह महिलाओं के अंडरवियर जैसा लग रहा था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, म्यूलू पूरी तरह से स्तब्ध हो गई। अभी कुछ यह केवल उन विकृतों का काम है जो खबरों में आते हैं। तुरंत एक आग भड़क गई। म्यूलू ने उसे जोर से डांटा। यान हुआगांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यान हुआगांग ने तुरंत निर्दोष और पीड़ित चेहरा बनाया। युलू, मैंने सच में देखा नहीं तो मैं ये नहीं कहता। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैंने उसे चोरी करते हुए भी देखा। म्यूलू ने पूरी तरह से उस पर विश्वास खो दिया। तुमने गलत देखा होगा भाई, मुझे ऐसा नहीं है। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मैंने गलत देखा। यान हुआगांग का चेहरा पीड़ा से भरा था, लेकिन यही सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि लाल और बैंगनी रंग के थे, निश्चित रूप से लड़की के स्टाइल के। म्यूलू की आंखें तुरंत खुल गईं, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वह वही सेट नहीं था जिसे उसने सुबह देखा था, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था? सबसे सेक्सी कैसे हो सकता है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर यान हुआगांग जान गया कि मछली ने चारा खा लिया है। उसने आग में घी डालना जारी रखा। युलू, गुस्सा मत हो और ज्यादा उत्तेजित मत हो। मुझे लगता है कि म्यूगी भी किशोर म्यूगी को परिवार द्वारा सख्ती से संभाला जाता है, जबकि छोटे गीगी अक्सर बाहर घूमते हैं, अन्य लड़कियों के साथ मस्ती करते हैं। इसलिए उसे इस क्षेत्र में थोड़ा दबाव महसूस होता है, जिसने उसे गलत रास्ते पर ले जाया। मुझे नहीं लगता कि यह बड़ी बात है, लेकिन इसे समय रहते ठीक करना होगा। अगर वह बाहर समाज में भी ऐसा ही रहा तो समस्या और बड़ी होगी। हम यान हुआगांग ने सोचा कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। इन शब्दों ने न केवल मुजीजी को नीचा दिखाया, बल्कि खुद को एक अच्छे देवर के रूप में स्थापित किया, जो युवा पीढ़ी की परवाह करता है और समग्र भलाई को समझता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने विशेष रूप से निजी तौर पर उसे शिक्षित करने पर जोर दिया। यह सोचकर यान हुआगांग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम उसकी वह अभी भी जवान है, ऐसी उम्र में जब उसका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होता है। इस गलती को करना भी सामान्य है। हम बस उसे निजी तौर पर समझा सकते हैं, हम उसके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकते। म्यूलू सुनकर स्तब्ध रह गई। यान हुआगांग की बात इतनी तर्कसंगत और मेरे लिए इतनी विचारशील थी कि वह एक पल के लिए
इसका कोई विरोध नहीं पा सकी, लेकिन तर्क उसे ये तथ्य स्वीकार करने नहीं दे रहा था। फिर उसने निराशा में अपना हाथ हिलाया और मत बोलो, मुझे विश्वास नहीं है कि भाई मुगे ऐसा करेगा। मुझे वापस ले चलो। यान हुआगांग जानता था कि कब रुकना है, इसलिए वह अपने कमरे में लौटने के बाद म्यूलू व्हीलचेयर में उलझन में बैठी। एक तरफ वह सच में मुझ पर विश्वास करती थी, एक उज्जवल और सच्चा युवा जो उसकी रक्षा के लिए जीवन जोखिम में डाल सकता है, वह ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह सच है तो किशोर लड़के वाकई आवेगशील होते हैं। इसके अलावा यान हुआगांग का झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं था। अगर मुजीजी ने यह कहा होता तो मैं एक शब्द भी नहीं मानती, लेकिन यान हुआगांग, उसके पास भाई मुजी को फंसाने का क्या कारण और मकसद था? इससे उसे क्या फायदा होगा? उनके बीच कोई हित संघर्ष नहीं था, कोई मतभेद नहीं थे। इस समय म्यूलू के दिमाग में दो छोटी आकृतियां जोरदार लड़ रही थीं। नहीं, मैं केवल यान हुआगांग की एकतरफा कहानी पर भाई मुगी पर शक नहीं कर सकती। मुझे स्वयं उसके कमरे जाकर पुष्टि करनी होगी और उसकी निर्दोषता साबित करनी होगी। अभी मुझे 3 छोटी बहनों के साथ पहली मंजिल के जिम में व्यायाम करना चाहिए। म्यू गिगी लिविंग रूम में गेम खेल रहा है, यान हुआगांग अध्ययन कक्ष में काम कर रहा है। यह एक आदर्श अवसर है। फिर उसने म्यूलू ने पहले नाइट स्टैंड का दराज खोला और कुछ नहीं पाया। फिर उसने अपना निशाना तकिए की ओर मोड़ा। म्यूलू ने सांस रोकी और पहला तकिया उठाया। नीचे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उसने तुरंत राहत की सांस ली और उसका पूरा शरीर शांत हो गया, जैसा कि उम्मीद थी। यान हुआगांग ने गलत देखा या वह बकवास कर रहा था? मुझे पता था कि तुम ऐसा व्यक्ति नहीं हो। उसके जैसे ही वह जाने वाली थी, उसकी नजर बाकी तकिए पर पड़ी। अतिरिक्त तकिया था। मैं आमतौर पर इसे सिर के सहारे के रूप में रखती हूँ। म्यूलू ने बिना हिचकिचाए दूसरा तकिया उठाया। फिर उसके हाव भाव थम गए, उसकी सांस रुक गई, उसकी पुतलियां एक क्षण में अधिकतम फैल गईं। तकिए के नीचे एक अंडरगारमेंट का सेट था, लाल और बैंगनी रंग का। इस क्षण म्यूलू को ऐसा लगा जैसे म्यूलू पूरी तरह तब थी। वह दोनों कपड़ों के टुकड़ों को घूर रही थी। लाल और बैंगनी इतने चमकीले थे, लेकिन यह उसका नहीं था। म्यूलू का दिमाग गड़बड़ हो गया। वह अराजकता में डूब गई। ये सभी महिला कपड़े थे, वे घर की दूसरी बहनों के थे। भाई मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कोई गलती होनी चाहिए। हाँ, यह निश्चित रूप से गलती है। म्यूलू ने खुद को धोखा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सामने की सच्चाई एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी, जो उसके चेहरे पर जोर से लगी। तुमने गलती से ले लिया। कौन विश्वास करेगा? पुरुषों और महिलाओं के कपड़ों में इतना बड़ा अंतर है, तुम उन्हें कैसे नहीं पहचान सकते? म्यूलू का विश्व दृष्टिकोण टूट रहा था। तुम यह उज्ज्वल और प्रसन्न युवा व्यक्ति, तुम वह युवा जो 3 हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ अपने जीवन की बाजी लगा देता है, तुम वह युवा जो मेरी चोटों का सावधानी से इलाज करता है, जो मुझे धीरे से पकड़ता है, मुझे बेहद सुरक्षित महसूस कराता है। तुम कैसे एक विकृत हो सकते हो जो अंधेरे कोने में छुपा है? लड़कियों के अंदर अनजाने में आंसू उसके गालों से बहने लगे, जो उसकी हथेली के पिछले हिस्से पर गिर रहे थे। मैं नहीं समझता कि तुमने यह क्यों किया। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो, इतना दर्दनाक कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद बढ़ती हुई उदासी और निराशा की जगह एक मजबूत भावना ने ले ली, बड़ी बहन की जिम्मेदारी। म्यूलू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। इसके पीछे कोई छिपी हुई कहानी हो सकती है, शायद उसे किसी ने फंसाया है। एक व्यक्ति जल्दी से म्यूलू के दिमाग में आया, वह म्यू गिगी था। इसके अलावा भले ही तुमने गलती की हो, यह इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी युवा हो और क्षणिक भ्रमित थे। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मुझे तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी है और तुम्हें मार्गदर्शन करने की भी। उसने तय किया कि वह इस कपड़ों के सेट को छुपाएगी और पहले उन्हें वापस ले जाएगी। चलो मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, फिर मैं तुम्हें निजी तौर पर बात करने के लिए खोजूंगी। बिल्कुल कोई तीसरा व्यक्ति यह न जाने मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं और साथ ही दूसरी बहनों की भी। म्यूलू ने अपने आंसू पोंछे। उसकी नजर फिर से दृढ़ हो गई। उसने मेरे कमरे में खोज शुरू की, वस्तुएं रखने के लिए एक बैग ढूंढा, लेकिन तभी दरवाजा अचानक आधा खुला। तुरंत बाद मुजीजी का सिर झांक आया। उसने और यान हुआगांग ने पहले से योजना बनाई थी। वे जानते थे कि म्यूलू मेरे कमरे में जांच करने आएगी। वे यह भी अनुमान लगा रहे थे कि म्यूलू, जो परिवार सबसे बड़ी बहन, तुम यहां क्या कर रही हो? मुजीजी ने दरवाजा धकेलकर प्रवेश किया, ऐसा दिखाते हुए जैसे वह उसे अभी खोजा हो। सबसे बड़ी बहन, मेरे द्वारा भाई है के नाम पर परीक्षा देने के बारे में तुम कैसे प्रक्रियाएं कर रही हो? म्यूलू चौंकी।
अंदर से घबरा गई मैं कुछ खोजने आई हूं, मुझे लगता है कि मैंने अपना दवा भाई मुगी के पास छोड़ा था। मुझी। उसकी नजर ठीक उस तकिए पर पड़ी जिसे म्यूलू ने एक कोना उठाया था। तुरंत, जैसे उसने नया महाद्वीप खोज लिया हो, वह आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बहन, यह क्या है? बोलते हुए उसने आगे बढ़कर पूरा तकिया पलट दिया। एक पल में लाल और बैंगनी अंडरगार्मेंट सेट दोनों के सामने बिना किसी आवरण के उजागर हो गया। मुजीजी का अभिनय भी शुरू हुआ। वह ऐसा दिखा जैसे बिजली लग गई हो। वह वहीं स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अंडरगारमेंट की ओर इशारा किया। उसकी आवाज बदली हुई थी। यह क्या है? यह तो लड़कियों के पहनने वाला है ना? बोलते हुए उसने अचानक म्यूलू की ओर देखा, जो व्हीलचेयर में बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे और घृणा से भरा था। भाई मुंह गेई लड़कियों के कपड़े चुराता है। सबसे बड़ी बहन, तुमने भी इसे खोज लिया है ना? म्यूलू का चेहरा तुरंत पीला हो गया। वह पूरी तरह से घबरा गई और खोई हुई थी। उसका दिमाग खाली था। चुप रहने पर मुजीजी और जोर से दबाया। सबसे बड़ी बहन, तुमने इसे खोज लिया। कुछ तो गड़बड़ था, है ना? इसलिए तुम उसके कमरे में खोज करने आई थी, है ना? म्यूलू के होंठ कांप रहे थे। वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद उसने आखिरकार अपनी आवाज पाई, जिसमें एक अनजाने से विनती की झलक थी। छोटे गीगी, मुझे वह तो यह सिर्फ एक गलतफहमी है। बकवास गलतफहमी। मुजीजी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बड़ा मजाक सुनाई दे रहा हो। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। सबसे बड़ी बहन, इस समय भी तुम भाई मुगी के लिए छुपावा कर रही हो? भाई मुगी एक कुख्यात विकृत है जो महिलाओं के अंडरवियर चुराता है। ऐसे व्यक्ति के साथ घर में, मुझे बताओ, मेरी बहनें रात को कैसे चैन से म्यू परिवार की सबसे बड़ी बहन होने के नाते उसे अपनी छोटी बहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझे बचाने की थी। लेकिन वह हमेशा महसूस करती थी कि इस मामले में कोई गलतफहमी होनी चाहिए। अगर यह सीधे सामने आ गया तो यह केवल मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करेगा और मैं सिर ऊंचा नहीं रख पाऊंगा। इसलिए वह महसूस करती थी कि उसने जो किया वह गलत नहीं था। सब कुछ स्पष्ट होने से पहले कोई और नहीं जान सकता। अगर सच में उसे गलती हुई है तो वह दूसरी बहनों की रक्षा करेगी और मुझे घर से निकाल देगी। म्यूलू को भी लगा कि उसकी तर्क थोड़ी कमजोर है, लेकिन उसने फिर भी दांत पीसे और दृढ़ता से बोली, यह एक गलतफहमी है। मैंने कहा कि मैं इसे संभालूंगी। उसकी आवाज में बड़ी बहन का अविवादित अधिकार था। मुगीगी उसकी अचानक शक्ति देख चौंक गया और अनायास पीछे हट गया। लेकिन जल्दी ही वह संभला। आज वह न्याय के पक्ष में था। म्यूलू ने उसे देखा। उसकी आवाज नरम हुई। छोटे गीगी, यहां आओ। क्या तुम हमेशा विश्वविद्यालय जाने को लेकर चिंतित नहीं रहते? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हिंगबेई या डोंघाई विश्वविद्यालय, जहां भी तुम जाना चाहो, मैं गारंटी देती हूं कि तुम प्रवेश पा सकते हो। स्पष्ट रूप से मेरी खातिर उसे समझौता करना पड़ा, जो उसने सबसे ज्यादा नापसंद किया। उसने सोचा कि यह शर्त पर्याप्त लुभावनी है। हालांकि मुजीजी ने हंसते हुए अत्यधिक विजय और तिरस्कार के साथ कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था जो उसने और यान हुआगांग ने बनाई थी। जितना ज्यादा म्यूलू इसे सही करने का प्रयास करती, उतना ही यह साबित करता कि वह अपराधबोध महसूस कर रही थी। उतना ही यह साबित करता कि मैं दोषी हूं। फिर मुजीजी के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति आई जो उसकी उम्र के लिए। यह कहते हुए उसने म्यूलू को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया और दरवाजे की ओर दौड़ा। वह बाहर जाकर लोगों को बुलाना चाहता था। वह चाहता था कि सभी देखें कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें वे अपने हाथों में संजोते हैं। वापस आओ। म्यूलू अब पूरी तरह घबरा गई थी। वह व्हीलचेयर को घुमाने लगी और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। मुजीजी, मेरे लिए यहां वापस आओ। उसका स्वर डर और गुस्से से भरा था। व्हीलचेयर की गति संकरी जगह में अधिकतम थी, लेकिन वह एक ऐसे किशोर को पकड़ नहीं सकती थी जो भागने के लिए दृढ़ था। जल्दबाजी में उसने मुजीजी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन व्हीलचेयर बहुत तेज घूम गई और वह बिस्तर के कोने से जोर से टकराई। भारी प्रभाव से वह व्हीलचेयर से गिर गई और ठंडे फर्श पर। आह, वह दिल को चीर देने वाली चीख थी जो तुरंत दूसरी मंजिल में गूंज गई। उसका पैर, जिसमें कांच था, जमीन से टकराया, जो घाव कुछ सुधार के संकेत दिखा रहा था। वह तुरंत खुल गया। तीव्र दर्द ने उसे घेर लिया। वह इतना दर्द में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंसू बिन रुके बह रहे थे। असहायपन और हड्डी को ठंडा कर देने वाली ठंडक ने उसे घेर लिया था।
लेकिन मुजीजी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बिना हिचकिचाए कमरे से बाहर भाग गया। उसकी आवाज गरज की तरह थी, पूरे शांत विला में गूंज रही थी, एक बीमार उत्साह के साथ। क्या कोई है? जल्दी आओ, कुछ बड़ा हुआ है। भाई मुगे एक विकृत है। भाई मुगे अपनी बहन का अंडरवियर चुराता है, यह चोरदार। उसका चेहरा आंसुओं से भरा और बहुत दर्द में था। फिर उसने बिस्तर पर पड़े चमकीले लाल और बैंगनी अंडरगारमेंट को देखा। उसके मुंह के कोने लगभग अदृश्य मुस्कान में मुड़े, ठंडे और निर्दयी। कई नौकरानियां भी दौड़ी, वे सभी उस दृश्य को देखकर हैरान रह गईं। सबसे बड़ी मिस, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? यान हुआगांग तेजी से अंदर आया, उचित भाव के साथ।